सो आओ स्टार्ट करते हैं इसी के साथ आज जो हमारा टॉपिक है विच इज सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। सबसे पहले तो आपको समझना रहता है सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट, देन उसके बाद करना रहता है आपको मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, फिर आता है कोलिजन। ठीक है, सेंटर ऑफ मास, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, कोलिजन। देन उसके बाद हम जाते हैं और बात करते हैं रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी का मोशन कैसा होता है और उस रिजिड बॉडी के मोशन को समझने के लिए, क्योंकि हम मोशन की बात कर रहे हैं, तो हम एक नए टाइप का मोशन डिवाइस करते हैं यहाँ पे, रोटेशनल मोशन। अब रोटेशनल मोशन क्या होता है सर? आगे बढ़ते हैं। सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम समझते हैं कि दो पार्टिकल्स अगर स्पेस में हैं तो उसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं। सेम मेथड जो मैंने अभी बताया, इसका मास हो जाएगा यहाँ पे लोकेटेड, इसका मास हो जाएगा यहाँ पे लोकेटेड, तो अल्टीमेटली मेरे पास दो पॉइंट मासेस हो जाएंगे। कि मैंने ये देखा जब मैं कोई धक्का मुक्की बाहर से नहीं कर रहा था, बच्चा उसको कुछ नहीं कर रहा था, तो बलून एज इट इज रखा हुआ था, ऑल्दो लेकिन अंदर के गैसेस बराबर मोशन में थी। इसका मतलब ये समझ में आता है कि अंदर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं ना, द इंडिकेटेड वेलोसिटीज आर इम्पार्टेड टू द ब्लॉक्स, द मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग विल बी। देखो, ये है सेंटर ऑफ मास की मोशन से रिलेटेड। दो पर्सन है, एक का मास है 55 किलो 55 केजी, दूसरे का है 65 केजी रिस्पेक्टिवली, आर एट द ऑपोजिट एंड्स ऑफ द बोट। सो पैरेलल एक्सिस थ्योरम, सबसे पहले तो बस फॉर्मुलेशन पे मत जाओ, एक बहुत मेजर सी चीज़ है वो समझ में आनी चाहिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम की। अब अगर कुछ दी है तो ठीक है, वैसे देखो मैक्सिमम क्वेश्चंस जो आते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक के आते हैं, जहाँ पे की वैल्यू 0 हो जाती है। हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू बैक अगेन टू इन्फिनिटी लर्न, जहाँ पे हम नीट सारांश के एक बहुत ही अमेजिंग सीरीज रन कर रहे हैं, जिसमें आपके नीट 2023 से रिलेटेड सारे ही कॉन्सेप्ट, सारे ही टॉपिक्स बहुत ही जल्दी एकदम क्रिस्प मैनर में आप रिवाइज कर सकते हो और साथ ही साथ कुछ कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे जो हैं उन्हें समझ भी सकते हो। तो बहुत ही अमेजिंग सी सीरीज़ है। जिन लोगों ने अभी तक पुराने सेशंस नहीं देखे हैं, प्लीज़ डू हैव देम अ लुक। बहुत ही छोटे 1-1 घंटे के अंदर सेशंस कंप्लीट हुए हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के, जहाँ से आपको एक इन डेप्थ आइडिया मिल सकता है टॉपिक्स के बारे में, और एक बहुत ही अच्छा रिवीजन तो हो ही रहा है। ठीक है, सो एक आप फाइनल जो एक लैब होती है आपकी नीट के लिए, वो आप अभी यहाँ से कंप्लीट कर सकते हो। एंड आई सपोज इन लेक्चर्स को देख के आपको डेफिनेटली एक अच्छा कॉन्फिडेंस तो मिलेगा ही, साथ ही साथ आपकी खुद की जो प्रिपरेशन है वो भी नेक्स्ट लेवल पे आ जाएगी। सो आओ स्टार्ट करते हैं इसी के साथ आज जो हमारा टॉपिक है विच इज़ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। सो ये जो एंटायर सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन, वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर्स टू बी फ्रैंक इन क्लास 11th, और ये बेसिकली 3 पार्ट्स में डिस्कस होगा यहाँ पे, और बहुत ही सारे इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बहुत स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल्स, बहुत सारे स्टैंडर्ड टॉपिक्स आप समझोगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ट्रबल होता होगा इस चैप्टर में, और बहुत से लोगों ने तो शायद इसको देखा भी नहीं होगा, और जिन जिन ने देखा है आई एम श्योर उनको कुछ ना कुछ डाउट ज़रूर होगा। तो देखो, पहले तो इस पूरे चैप्टर का मैं 3 से 4 पार्ट्स में आपको समझाता हूँ कैसे कैसे और पूरी स्टोरी लाइनिंग कैसी चलती है। सबसे पहले तो आपको समझना रहता है सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट, देन उसके बाद करना रहता है आपको मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, फिर आता है कोलिजन। ठीक है, सेंटर ऑफ मास, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, कोलिजन। देन उसके बाद हम जाते हैं और बात करते हैं रिजिड बॉडी की। रिजिड बॉडी का मोशन कैसा होता है, और उस रिजिड बॉडी के मोशन को समझने के लिए, क्योंकि हम मोशन की बात कर रहे हैं, तो हम एक नए टाइप का मोशन डिवाइस करते हैं यहाँ पे, रोटेशनल मोशन। अब रोटेशनल मोशन क्या होता है सर? तो देखो, आपने अभी तक लीनियर और ट्रांसलेशनल मोशन के बारे में पढ़ा है, यानी कि इधर उधर स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। जहाँ पे भी कर्व्ड मोशन आ जाता है उसको आप सर्कुलर मोशन बोल देते हो। अब वही सर्कुलर मोशन अगर मान लो एक रिजिड बॉडी, पॉइंट मास नहीं, रिजिड बॉडी कर रही है, तो वो खुद के एक्सिस के अबाउट भी रोटेट कर सकते हैं और साथ ही साथ किसी के अबाउट रिवॉल्व भी हो सकती है, थोड़ा सा एक कर्वेचर लेके मूव कर सकती है। ये सारे ही मोशंस कहलाते हैं रोटेशनल मोशन। एक रिजिड बॉडी मतलब एक पॉइंट मास नहीं, रिजिड बॉडी, कंटिन्यूस मास बॉडी के द्वारा किया हुआ एक सर्कुलर मोशन, वो रोटेशनल मोशन में आ जाता है। अब उसको समझने के लिए कुछ इसके पैरामीटर्स समझने रहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा लीनियर मोशन से एनालॉगस है। जैसे सबसे पहले हम मास को मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेट करके मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझते हैं, फिर उसके बाद फोर्स से टॉर्क को रिलेट करके टॉर्क समझते हैं। वी वेरी वेल नो अल्फा, ओमेगा, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी जानते हैं, हम पे पता भी है, हम प्रीवियस क्लासेस में समझ भी चुके हैं क्या ओमेगा होती है, क्या अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन, ये वो होती है। सो हम उस तरीके से टॉर्क को समझते हैं। टॉर्क समझने के बाद जिस तरीके से हमने न्यूटन सेकेंड लॉ के केसेस किए थे बहुत सारे, तो आपने देखा होगा एनएलएम में मैक्सिमम केसेस हमारे कहीं ना कहीं न्यूटन सेकेंड लॉ से रिलेटेड होते हैं। वैसे ही न्यूटन सेकेंड लॉ का एनालॉगस यहाँ पे टॉर्क में भी हो जाता है, जो कि आई अल्फा होता है, और उसके सारे केसेस करते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और कुछ स्टैंडर्ड न्यूमेरिक प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स होते हैं, जैसे इक्विलिब्रियम का हो गया, टॉपलिंग का हो गया, ये सारे केसेस पढ़ते हैं। फिर उसके बाद हम जाते हैं एंगुलर मोमेंटम पे। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम जैसे ही समझ लिया, फिर आखिरी कॉन्सेप्ट रहता है रोलिंग का, और रोलिंग अगर आपने कर लिया फिर तो आपकी नैया पार।
आप समझ गए पूरा सिस्टम ऑफ पार्टिकल रोटेशनल मोशन। मैंने ये 2 से 3 मिनट में आपको बेसिकली एक ब्रीफ आइडिया और ब्रीफ समरी दे दी है, जिसके थ्रू आप ये समझ पाओगे कि हाँ इस पूरे चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और टॉपिक्स हैं जो कि आते हैं, जिस हिसाब से ये पूरा चैप्टर बना है और वो हमें करना भी है। तो इन 3 सेशंस को आप देख लोगे, ट्रस्ट मी, अगर आपकी प्रिपरेशन जिस भी लेवल पे हो, आप बहुत बड़े मास्टर हो तो भी आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ हेल्प होगी, आपका रिवीजन हो जाएगा, आपको समझ में आएगा हाँ यार सही तैयारी की है। अगर आप मीडियोकर स्टेज पे हो तो आपको डेफिनेटली हेल्प होगी। आप अगर उससे भी कम स्टेज पे हो, आपको ये चैप्टर छोड़ने ही वाले हो, तो बिल्कुल देखना इसमें बहुत सारे एक ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जहां पे आप समझ सकते हो कि पूरा चैप्टर ना करके वही चीजें पढ़ लूं मैं तो भी मैं अपने 2 या 3 क्वेश्चन आराम से स्कोर कर सकता हूं। क्योंकि देखो रोटेशनल मोशन का हुआ या सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट हुआ, यूज तो देखो कहीं भी हो सकता है। मैकेनिक्स आपकी यूज यहां भी होती है और 12th के कॉन्सेप्ट में भी होती है। ओके, सो यू शुड नो देम, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और लेट्स स्टार्ट। अब और बातें ना करते हुए हमें चैप्टर भी कंप्लीट करना है। सो सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करते हैं सेंटर ऑफ मास का, जैसे मैंने बताया। अब सेंटर ऑफ मास क्या होता है? तो सेंटर ऑफ मास यार देखो पहले तो मैं कुछ स्टैंडर्ड फिगर्स बता देता हूँ। जैसे मान लो ये एक डिस्क है, ये एक डिस्क में एक पोर्शन कटा हुआ है, मतलब ये एक बेसिकली रिंग टाइप है और रिंग में इनर और आउटर डायमीटर अलग अलग है। ये एक आपके पास स्क्वायर शीट हो गई, ये हो गया आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इन सारे ही स्ट्रक्चर्स में मान लेते हैं मास का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इक्वल है, वो सिमेट्रिक है, अनसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास नहीं है। मतलब कि अगर इसके अपर हाफ में जितना मास है उतना ही नीचे भी है, मतलब द सरफेस मास डेंसिटी ऑफ देम इज एक्चुअली इक्वल टू इज सेम फॉर ऑल द केसेस। ओके, सो अगर थ्रू आउट द बॉडी अगर सरफेस मास डेंसिटी सेम है तो भैया इसका जो सेंटर ऑफ मास आएगा इसके सेंट्रल पॉइंट पे आएगा। इसके साथ भी यही होगा, सेम गोज विद इट, सेम गोज विद इट। ओके, सो बेसिकली सेंटर ऑफ मास निकालने का एक तरीका एक्चुअली ये होता है कि 2 सिमेट्रिक एक्सिस बना दो। ठीक है, एक सिमेट्रिक एक्सिस देखो ये बना दिया मैंने, दूसरा सिमेट्रिक एक्सिस ये बना दिया, तीसरा भी बना लो। तो कहीं पे भी 2 सिमेट्रिक एक्सिस आपने बना दिया, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका सेंटर ऑफ मास का लोकेशन होता है। यहां पे भी देखो एक ये मैंने बना दिया सिमेट्रिक एक्सिस, दूसरा ये बना दिया, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेंटर ऑफ मास। यहां पे ये एक बना दिया, दूसरा ये एक बना दिया, देखो ये रहा इसका सेंटर ऑफ मास। यहां पे एक ये बना दिया, कुछ लोग बोलेंगे सर ये बना दो, नहीं, सिमेट्रिक बनाना है, उस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होना चाहिए, ये नहीं होगा। इसके अबाउट डेफिनेटली लेफ्ट और राइट सिमेट्रिक है। क्या इसके अबाउट है? हाँ सर इसके अबाउट भी है, तो बस बन गया अपना सेंटर ऑफ मास का लोकेशन। सो कुछ स्टैंडर्ड जो ज्योमेट्रिक, सिंपल ज्योमेट्रिक शेप्स हैं उनमें आपको कुछ नहीं करना। आपको क्या करना क्या है, आपको 2 सिमेट्रिक एक्सिस ऐसे ढूंढने हैं जो कि जिसके अबाउट पूरी बॉडी सिमेट्रिक है, एंड अगर आपने ढूंढ लिया तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा, बशर्ते कि आपका जो मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। अनयूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में फंडा लागू नहीं होता। ठीक है, ओके सर। अब आप बात करते हैं पॉइंट मासेस के लिए। अगर मैं पॉइंट मासेस की बात करूं कि पॉइंट मासेस में जो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन होता है वो किस तरीके से निकालते हैं, तो आप देखो सपोज यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट मासेस डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, M1 M2 M3। अब इन सब के लिए एक रेफरेंस पॉइंट तो देखो बनाना पड़ता है, जो कि बेसिकली मेरा, अगर मैं कार्टेशियन प्लेन यूज कर रहा हूँ तो ओरिजिन होता है। ठीक है, सो एक रेफरेंस पॉइंट के हेल्प से आपने ये M1 है इसकी पोजीशन R1 बना दी, ये M2 है इसकी पोजीशन R2 वेक्टर बता दी, ऐसी आपने इंडिविजुअल सारे पार्टिकल्स की बता दी। तो फाइनली जो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन आती है वो आती है M1R1 प्लस M2R2 प्लस MnRn। ठीक है, ये Mn है, दिस इज द nth मास, एज वेल एज ये जो उसकी पोजीशन है वो nth की है। ठीक है, सो दिस इज Mn एंड दिस इज Rn। ओके, सो आई थिंक ये चीज आपको क्लियर है, एंड इस हिसाब से आप वेक्टोरिकली पता कर सकते हो कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या होगी। सो समेशन फॉर्म में Mi Ri एंड I की वैल्यू 1 से लेके n तक रन करेगी। ठीक है सर, परफेक्ट। अगर मान लो R वेक्टर के फॉर्म में ना देके I कैप J कैप यानी x y z के हेल्प से बता दिया, तो कैसे पता करोगे? तो सिंपल है सर, अगर मान लो आपको कोऑर्डिनेट्स बता दिए कि M1 के कोऑर्डिनेट्स मेरे x1 y1 z1 हैं, ऐसी M2 के कोऑर्डिनेट्स दे दिए मेरे x2 y2 z2 हैं, और ऐसी Mn के दे दिए। ठीक है, सो इस सिनारियो में मुझे अगर x का कोऑर्डिनेट निकालना है, सेंटर ऑफ मास निकालना है, M1 x1 प्लस M2 x2 प्लस Mn xn डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 डॉट 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 टिल Mn निकाल दूंगा, मेरे पास सेंटर ऑफ मास का पोजीशन आ जाएगा। सिमिलरली y और z भी निकल आएगा। ओके सर, ठीक है, आओ क्वेश्चन करते हैं, समझते हैं उसी से। अब यहाँ पे 3 मास दिए हुए हैं, ये नीट का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 3 मासेस दिए हुए हैं और मुझे सेंटर ऑफ मास लोकेट करना है। अब सेंटर ऑफ मास कहाँ से लोकेट करूंगा, तो देखो
इस अरेंजमेंट के लिए मेरे को कोई ओरिजिन वगैरह कुछ नहीं दिया, तो एक काम करते हैं, नहीं दिया तो ये तो बहुत अच्छी बात है, एक ओरिजिन बना लो, इसको बना लेते ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट अपना। अब अगर ये मेरा रेफरेंस पॉइंट हो गया तो इसके कोऑर्डिनेट्स बताना क्या हो जाएंगे, x पे 4 है, y पे 0 है, तो कोऑर्डिनेट आ गया 4,0। इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, x पे 0 है, y पे 3 है, तो 0,3 आ गया। ठीक है सर, परफेक्ट। अब क्या बता नहीं सकते मेरे को आप लोग XCUM और YCUM, तो XCM हो जाएगा M1 X1 जो कि 0 है, फिर M2 X2 बिल्कुल 1 × 4 प्लस M3 X3 जो कि 0 है, डिवाइडेड बाय M1 + M2 + M3, 1.5 में आधा जोड़ा 2, 2 + 1 3, देखो आ गया 4/3। ऐसी YCUM भी बता दो यार। कोई नहीं सर, बिल्कुल बता देते हैं। M1 × Y1 0, M2 × Y2 वो भी 0, M3 × Y3 4.5 आ गया, डिवाइडेड बाय 1.5 2 और 3, ये चला जाएगा 1.5 3 × 2 तो ये 3/2 आ गया। ठीक है, सो ये YCUM आ गया, XCUM आ गया, मतलब कि जो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है उसकी ये जो दूरी है वो आ गई 4/3, ये जो दूरी है वो आ गई 3/2। तो यार तुम एक मुझे बात बताओ, क्या तुम ये दूरी नहीं बता सकते? बिल्कुल बता सकते हो सर, ये 3/2 है, 4/3 √(a² + b² से आंसर निकाल देंगे, यूं आंसर आ जाएगा। सिंपल सा फंडा था, आंसर आप लोग निकालोगे। तरीका मैंने बताया, लेकिन देखो कितना इजी सा क्वेश्चन था, अगर ये तरीका अप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है सर, ओके परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं, सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 पार्टिकल सिस्टम समझते हैं कि 2 पार्टिकल्स अगर स्पेस में है तो उसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं। सेम मेथड जो मैंने अभी बताया। अगर आपको एक रेफरेंस पॉइंट दिया हुआ है तब तो बहुत अच्छी बात है, इसका जो सेंटर ऑफ मास हो जाएगा बड़ी इजीली निकल जाएगा, RCUM विल बी इक्वल टू M1R1 + M2R2 डिवाइडेड बाय M1 + M2। लेकिन अगर नहीं दिया हुआ, दो मासेस सपोज इस तरीके से दिए हुए हैं M1 और M2 और पूछ रहे हैं सेंटर ऑफ मास बताओ, तो इस सिनेरियो में तो बहुत अच्छी बात है, हम अपना रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे ले लेंगे और ये कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस सपोज R दिया हुआ है, तो M1 × 0 + M2 × R डिवाइडेड बाय M1 + M2, ये आ गया मेरा क्या, RCUM की वैल्यू। तो RCUM कितना हो जाएगा, M2R / M1 + M2, ये आ गई मेरी वैल्यू। समझ में आया, ये आ गई मेरी वैल्यू। सो जो सेंटर ऑफ मास लोकेटेड होगा वो यहाँ पे लोकेटेड होगा, दिस इज गोइंग टू बी द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, जो कि हो जाएगा M2 × R, ये दूरी हो गई। ठीक है, ये हो गया वो डिस्टेंस M2 × R / M1 + M2। ओके सर, परफेक्ट, एकदम मजा आ गया। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक बहुत मजेदार सवाल करवाता हूँ। देखो, कंसिडर अ 2 पार्टिकल सिस्टम with the particle having masses M1 and M2. If the first particle is pushed towards the center of mass, ठीक है, इन दोनों पार्टिकल्स देखो, ये कॉम्बिनेशन थी, पहले M1 M2 यहाँ थे, फिर क्या किया, एक मास को कुछ डिस्टेंस डी मूव करवा दिया, By what distance should the second particle, should other particle be moved so as to keep the center of mass at the same position? मतलब सेंटर ऑफ मास इन दोनों का कुछ यहाँ पे आया था, एंड नाउ इफ यू आर मूविंग M1 टू सम अदर पोजीशन कुछ बाय डिस्टेंस d से, सो कितना d दूसरा पार्टिकल मतलब d' कितना होना चाहिए जिससे कि सेंटर ऑफ मास बिल्कुल भी ना हिले। समझ में आ रहा है? तो कैसे करोगे सर ये कैसे करोगे? सिंपल तरीका है यार, कोई दिक्कत नहीं। आओ देखो, फटाफट करता हूँ। देखो यहाँ पे क्या पोजीशन है, ये बड़ा अच्छा है, हेल्पफुल है, इसने मेरे को x1 और x2 दे दिया, लेकिन मैं इसको समझाता हूँ आप लोगों को कैसे करते हैं। तो देखो यहाँ पे मैं बेसिकली ये बोलूँगा कि सपोज मेरा रेफरेंस पॉइंट मैंने यहाँ ना मान के कहीं ओरिजिन था, यहाँ पे मान लिया था, यहाँ मैंने मान लिया था ओरिजिन, या फिर मैंने चलो सेंटर ऑफ मास पे ही मान लिया था। ठीक है, आप कहीं भी देखो मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे मान लो आप। ठीक है, और उस हिसाब से इनिशियल दूरी जो थी, सो M1R1 + M2R2 डिवाइडेड बाय M1 + M2 इज इक्वल टू RCUM थी। समझ में आ रहा है ना, RCUM थी, बिल्कुल सर, ओके परफेक्ट। अब एक बात बताओ, M1 M2 को मैं उधर ले जाना चाहता हूँ, M1 M2 को मैं उधर ले जाना चाहता हूँ, ले जाओ सर, कोई दिक्कत नहीं। सो ये हो जाएगा मेरा M1R1 + M2R2 विल बी इक्वल टू M1 + M2 × RCUM। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डेल्टा लगाना चाह रहा हूँ दोनों तरफ। क्या करना चाह रहा हूँ, डेल्टा लगाना चाह रहा हूँ। 2 मेथड से बताऊंगा यार, एक तो देखो मैं सेंटर ऑफ मास की फ्रेम से बताऊंगा तुम लोगों को कि सेंटर ऑफ मास से कैसे सॉल्व कर सकते हो, और दूसरा मैं ये कर रहा हूँ, दोनों तरफ डेल्टा लगाना चाह रहा हूँ। अब डेल्टा लगाने से होगा क्या, M1 बाहर आ जाएगा, M1 × ΔR1 + M2 × ΔR2, ये वेक्टर है।
विल बी इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू डेल्टा RCOM। ठीक है सर, परफेक्ट। अब एक बात बताओ, तुमने m1 को मूव करा है, बिल्कुल मूव करा है, तो चेंज इन पोजीशन होगा। m2 को मूव करवाना, तुम्हें पता करना है d डैश कितना होगा, तो चलो वहां पे भी होगा। आरकॉम, डेल्टा आरकॉम, क्या सेंटर ऑफ मास मूव करवाना चाह रहे हो? नहीं, तो ये कितना हो जाएगा? 0। ओके सर, ये 0 हो गया, मतलब कि m1 इंटू डेल्टा R1 प्लस m2 इंटू डेल्टा R2 किसके बराबर है? 0 के बराबर। डेल्टा R1 कितना है सर? मैंने d टूवर्ड्स राइट मूव कराया, d टूवर्ड्स राइट मूव कराया, तो टूवर्ड्स राइट तो पॉजिटिव है, तो ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं m1 इंटू डी प्लस m2 इंटू डेल्टा R2, तो मुझे पता करना है, तो डेल्टा R2 की वैल्यू कितनी हो गई? डेल्टा R2 की वैल्यू हो जाएगी सर माइनस ऑफ m1d अपॉन m2। माइनस ये बताता है कि बॉस आप पीछे की तरफ मूव करवाओगे, आप पीछे की तरफ मूव करवाओगे इस पार्टिकल को, और नेगेटिव डायरेक्शन दिखाता है, और मैग्नीट्यूड कितना होगा? m1d अपॉन m2। समझ आया? आया कि नहीं आया? ये तरीका होता है बेसिकली, आप इस तरीके से सॉल्व करो। दूसरा मेथड होता है आप सेंटर ऑफ मास की फ्रेम से, यहाँ तो मैंने देखो कोई भी जनरल बता दिया कि यहाँ पे वहाँ पे कहीं पे भी है, m1 R1 प्लस m2 R2 सिंपल फॉर्मुलेशन से। दूसरा मेथड होता है जब कभी भी आप सेंटर ऑफ मास से देखते हो ना, मान लो आप सेंटर ऑफ मास से देख रहे हो, तो सेंटर ऑफ मास की फ्रेम से जब भी आप देखोगे चीज़ों को, सो बेसिकली होगा क्या कि m1 इंटू R1 वेक्टर प्लस m2 इंटू R2 वेक्टर 0 के बराबर होगा। क्यों होगा? क्यों होगा फ्रॉम सेंटर ऑफ मास फ्रेम? क्योंकि m1 R1 प्लस m2 R2 डिवाइड बाय m1 प्लस n2 कितना होता है? पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम योर रेफरेंस पॉइंट। अब रेफरेंस पॉइंट तुमने क्योंकि सेंटर ऑफ मास ही रख लिया, तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट तो 0 होगी, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट तो उसी में बैठा हुआ है, तो RCM 0 हो जाएगा, तो m1 m2 उधर चला जाएगा। तो फाइनली ये सिनेरियो आ जाता है, तो m1 R1 प्लस m2 R2 इज इक्वल टू कितना हो जाता है? 0 फ्रॉम सेंटर ऑफ मास फ्रेम। और उस मेथड से करोगे तो भी ये बता सकते हो कि R1 वेक्टर मेरा भैया D मूव कराया, पोजीशन जो हुई मेरी चेंज वो D हुई, तो यहाँ पे मेरी पोजीशन किस हिसाब से चेंज होगी। ठीक है, उस मेथड से भी आप कर सकते हो सेंटर ऑफ मास की फ्रेम से, और नहीं भी कर रहे हो तो इस मेथड से कर लो। ठीक है, दोनों ही मेथड से करोगे आंसर सेम आएगा, लेकिन ये मेथड आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि सेंटर ऑफ मास की फ्रेम से m1 R1 वेक्टर प्लस m2 R2 वेक्टर 0 के बराबर होता है। ओके सर, ठीक है, समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं। आप कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन का कुछ बात बता दो, कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन की कुछ बात बता दो। सो देखो, सेंटर ऑफ मास कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन का कुछ इस तरीके से निकाला जाता है कि अगर सपोज ये बॉडी है मेरे पास, ये बॉडी है मेरे पास, और इसका मुझे सेंटर ऑफ मास पता करना है, तो सबसे पहले क्या करूंगा? एक रेफरेंस पॉइंट बनाऊंगा। यस, ये रहा मेरा सपोज रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट बॉडी के अंदर भी लाया कर सकता है, बाहर भी लाया कर सकता है। अब एक छोटा सा मास उठाऊंगा, एक छोटा सा मास उठा लिया, और इस छोटे से मास की जो भी दूरी रहेगी, इस छोटे से मास की जो भी दूरी रहेगी मेरे सेंटर ऑफ ये रेफरेंस पॉइंट से, तो मैं उस चीज को लिख दूंगा इंटीग्रेशन dm इंटू r डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन dm। ये होगी मेरी RCOM की लोकेशन। समझ रहे हो? मतलब ये dm मास जो है इसकी पोजीशन ये हो गई r वेक्टर। सो इंटीग्रेशन dm इंटू r वेक्टर डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन dm, इस मेथड से मैं कंटिन्यूअस मास बॉडीज की पोजीशन पता करता हूँ, और इंडिविजुअल x, y और z के फॉर्म में दिए होंगे तो इस तरीके से पता करता हूँ। ओके, सो आई थिंक ये चीज़ें आपको क्लियर है एंड आप समझ चुके हो। कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स होते हैं, जरा उनकी भी बात कर लेते हैं। देखो, सो एक यहाँ मैं 3 स्ट्रक्चर्स बेसिकली की बात करूँगा जो आते भी है मोस्टली एग्जाम में। ये देखो, ये रहा एक होलोस्फीयर। होलोस्फीयर में जो सेंटर ऑफ मास रहता है इस यहाँ से 3r/8 की दूरी पर रहता है। ठीक है, किसमें? एक होलो हेमिस्फीयर में। एक सॉलिड कोन में और एक हॉलो कोन में। सॉलिड कोन में यहाँ से जो दूरी रहती है वो h/4 होती है, और हॉलो कोन में ये जो दूरी होती है जहाँ पे सेंटर ऑफ मास रहता है वो h/3 होती है। ठीक है, तो ये 3 जरा याद रख लेना आप। ऑल्दो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं है सेंटर ऑफ मास के इन स्ट्रक्चर से रिलेटेड, जेई में आते हैं, नीट में नहीं आते, बट स्टिल यू शुड नो कि व्हाट आर द वैल्यूज इन 3 स्ट्रक्चर्स की। बाकी कितनी ईजी यार, बड़े आराम से आप निकाल सकते हो वो इंटीग्रेशन लगा के। सो अब इसके साथ आगे बढ़ते हैं एंड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं क्योंकि इसके क्वेश्चंस देखे गए हैं नीट में आते हुए डायरेक्टली। अब क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इन द कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास? देखो, इसमें सिंपली ये होता है कि एक बॉडी है,
एक बॉडी है और उस बॉडी में से कुछ पोर्शन हमने कट किया और निकाल दिया, कुछ पोर्शन कट किया और निकाल दिया। अब पोर्शन कट करने से सेंटर ऑफ मास का डिस्टर्बेंस कितना हुआ ये बताना रहता है, ठीक है। ये बताना रहता है कि सेंटर ऑफ मास अपनी ओरिजिनल पोजीशन से कितना डिविएट हो गया, कितना शिफ्ट हुआ, लेफ्ट राइट दाएं बाएं जितना भी हुआ वो वैल्यू बता दो, बेसिकली नई पोजीशन बता दो सेंटर ऑफ मास की कितनी होती है। अब उसको सॉल्व करने के लिए हम मैटर एंटी मैटर का कॉन्सेप्ट उठाते हैं, नेगेटिव मास का कॉन्सेप्ट बेसिकली उठाते हैं और सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को, जो कि एक स्टैंडर्ड अप्रोच भी है। तो उसी की हेल्प से जरा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये पूछ रहा है पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बताओ यूनिफॉर्म लामिना की। अब इसमें से क्या हुआ, एक डिस्क थी, उस डिस्क में से ये वाली डिस्क को हमने निकाल दिया। अब इस डिस्क का रेडियस कितना था, बड़ी वाली का ए। अब इस डिस्क को मैं कैसे देखूंगा, इस डिस्क को मैं ऐसे देखूंगा कि भैया एक ये बड़ी वाली डिस्क थी जिसका रेडियस था ए, और इस डिस्क में हमने क्या जोड़ दिया, एक छोटी सी डिस्क जोड़ दी जिसका रेडियस था a/2। ये मेरा मैटर हो गया और ये मेरा एंटी मैटर हो गया। मतलब मैटर और एंटी मैटर जब मिलते तो क्या बनता है, एनर्जी मिलती है बस। मैटर और एंटी मैटर मिलता है तो एनर्जी मिलती है बस, ठीक है। और जो रीजन होता है वो फिर खाली हो जाता है। सो यहीं पे इस पोर्शन को अगर मैं यहाँ रख दूंगा, इसका नेगेटिव मास हो जाएगा, इसका पॉजिटिव मास हो जाएगा। अब रही बात पॉजिटिव और नेगेटिव मास निकालोगे ऐसे, तो सिंपल ये क्योंकि एक 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, मैं यहाँ पे मानूंगा सिग्मा। सिग्मा क्या है, मेरी सरफेस मास डेंसिटी है, ये मेरी सरफेस मास डेंसिटी है। अब सिग्मा इनटू इसका मास सपोज मान लेते हैं m1 है और ये m2 है, ठीक है। सो m1 विल बी इक्वल टू सिग्मा इंटू पाई a स्क्वायर, और m2 कितना हो जाएगा, m2 विल बी इक्वल टू सिग्मा इंटू पाई a स्क्वायर बाय 4। तो अल्टीमेटली अगर मैं इस चीज़ को m बोल रहा हूँ तो ये क्या m/4 नहीं हो जाएगा, या फिर एक काम करते हैं इसको m बोलते हैं तो क्या ये 4m नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा अगर आप समझ रहे हो तो, ठीक है। लेकिन ये मास नेगेटिव में होगा, ठीक है, क्योंकि ये एंटी मैटर, ये नेगेटिव मास है और ये पॉजिटिव मास है। अब क्या करना है, अब बेसिकली इसका पूरा मास मैं कॉन्सेंट्रेटेड मानूंगा इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट, मतलब पॉइंट सेंटर के अबाउट, और इसका भी मानूंगा मैं इसके सेंटर के अबाउट, और इसका मास हो जाएगा यहाँ पे लोकेटेड, इसका मास हो जाएगा यहाँ पे लोकेटेड। तो अल्टीमेटली मेरे पास 2 पॉइंट मासेस हो जाएंगे, एक 4m का और एक -m का, और उन दोनों की वजह से मुझे सेंटर ऑफ मास पता करना है। तो कितना सिंपल सा स्ट्रक्चर हो जाएगा, देख लो खुद ही समझ में आ जाएगा। यहाँ पे लोकेटेड क्या है, यहाँ पे लोकेटेड है 4m, यहाँ पे लोकेटेड क्या है, यहाँ पे लोकेटेड है -m। सेंटर ऑफ मास कितना होगा, इसी पे रेफरेंस पॉइंट रख देते हैं। सो RCM की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू 4m इंटू 0 प्लस -m इंटू r डिवाइडेड बाय 4m प्लस -m, ठीक है। सिंपल, ये कितना आ गया, -mr डिवाइडेड बाय 4m -m इज 3m, आ गया -r/3। मतलब यहाँ से यही तुमने रेफरेंस पॉइंट डाला था ना, तो इसी रेफरेंस पॉइंट से भाई पीछे की तरफ चल दो। कितना पीछे चलना है, r/3। r बेसिकली क्या है मेरा, ये डिस्टेंस कितना था मेरा, ये r जो था मेरा a/2 था, ये मेरा r कितना था a/2, तो इसकी जगह a/2 रखते हैं तो -a/6 सिंस r इज इक्वल टू a/2 है ना, ये डिस्टेंस a/2 ही होगा ना, ठीक है, क्योंकि टोटल तो ये है। तो -a/6 मतलब मुझे पीछे जाना पड़ेगा a/6, और मेरा जो सेंटर ऑफ मास है वो पीछे की तरफ शिफ्ट हो गया। क्लियर है, सिंपल सा तरीका है ना, समझ आ गया होगा आप लोगों को। इस तरीके से आप प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के थ्रू सेंटर ऑफ मास डिटेक्ट कर सकते हो उन बॉडीज में जिन पे से कुछ पोर्शन आपने निकाल लिया है। ओके सर, ठीक है, समझ आ गया। ओके, अब सेंटर ऑफ मास से अब जंप करते हैं और बात करते हैं मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की, जो कि थोड़ा ट्रिकी एलिमेंट है, ठीक है, जो कि थोड़ा ट्रिकी एलिमेंट है और यही बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन भी क्रिएट करता है। और टेंशन मत लेना, क्योंकि एक बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा जिस तरीके से सारे सेंटर ऑफ मास, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास को सॉल्व करने के मात्र 2 ही तरीके, ठीक है। एक रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट से होता है और एक डायरेक्टली आप यहाँ इसके कॉन्सेप्ट से यूज करते हो। अब वही बता देता हूँ दोनों कौन से कॉन्सेप्ट है, आओ देखो। जो सेंटर ऑफ मास होता है, सेंटर ऑफ मास किस तरीके से निकालते हैं, देखो सेंटर ऑफ मास का जो फॉर्मुलेशन है RCM हो जाएगा मेरा m1r1 प्लस m2r2 डॉट प्लस mnrn डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस mn, ठीक है सर, बिल्कुल। अब एक काम करो, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। दोनों तरफ डिफरेंशिएट करोगे तो कितना हो जाएगा, mdr1 प्लस बाई dt प्लस dr2/dt, और फाइनली यू विल हैव m1v1 प्लस m2v2, और ये सब वेक्टर्स के साथ है, ठीक है, ये सब वेक्टर्स के साथ है ना, ये सब वेक्टर्स के साथ है। सो फाइनली व्हाट यू विल हैव ओवर हियर इज दैट द सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी आ रही है वो देखो ये आ रही है, सबकी वेलोसिटीज m1v1 प्लस m2v2
प्लस एम एन वी एन, ओके, एम एन वी एन वेक्टर डिवाइडेड बाय कैपिटल एम, ये आपका दे देता है। कैपिटल एम को इधर ले जा सकते हो, तो यहाँ पे देखो आपको रिलेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी मिल जाता है कि अगर बॉडीज हैं बहुत सारी, एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की बात कर रहा हूँ क्योंकि टॉपिक का नाम ही सिस्टम ऑफ पार्टिकल है ना, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो पूरे सिस्टम का जो मोमेंटम होगा, मतलब सेंटर ऑफ मास का जो मोमेंटम होगा वो इंडिविजुअली p1 वेक्टर प्लस p2 वेक्टर प्लस डॉट 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 प्लस pn वेक्टर तक रहता है। ठीक है, ओके सर। वेलोसिटी निकाल दी सर आपने, एक्सेलरेशन भी बता दो, कोई नहीं, एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, एक बार और डिफरेंशिएट कर दो तो एक्सटर्नल सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन भी आ जाएगा। अब यहाँ से थोड़ा एक गेम बढ़िया वाला होता है, यहाँ से एक बढ़िया वाला गेम आता है, ये ए एन है, ठीक है। अब देखो गेम बढ़िया वाला ये आया कि जो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आ रहा है वो m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस m3 a3 डॉट 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 प्लस mn an लग रहा है। अब ये m1 a1 m2 a2 ये सब क्या है, इंडिविजुअल पार्टिकल्स का मास इनटू एक्सेलरेशन है। अब इंडिविजुअल पार्टिकल्स का मास इनटू एक्सेलरेशन मतलब इंडिविजुअल पार्टिकल पे f1 f2 f3 ये सब f1 f2 f3 है, ये f1 हो गया, ये f2 हो गया, ये f3 हो गया, ये ऐसी fn हो गया, मतलब इंडिविजुअल पार्टिकल्स पे जो फोर्स लग रहे हैं उनकी वैल्यू है। अब इंडिविजुअल पार्टिकल्स पे तुम एक सिस्टम ले रहे हो जिसके इंडिविजुअल पार्टिकल्स है, सब पे फोर्सेस लग रहे हैं f1 f2 f3 ऐसे fn तक। अब सबको अगर सम कर दोगे तो अल्टीमेटली होगा क्या, एक सोचो पार्टिकल पे, एक सोचो बलून है, एक सोचो एक गुब्बारा है। अब गुब्बारे में बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स हैं, ठीक है। अब गुब्बारा बच्चा जो है गुब्बारे के साथ खेल रहा है, कभी इधर मार रहा है कभी उधर मार रहा है, साथ ही साथ अंदर गैस भरी है तो यार गैस तो कंटिन्यूसली मोशन में ही रहती है। अब जब वो उधर मार रहा है तो यहाँ के जो पार्टिकल्स हैं वो ऑलरेडी एक दूसरे से टकरा रहे थे, तो एक तो फोर्स वो लग रहा था, और ये भाई साहब बाहर से भी मार रहे हैं तो ये वॉल भी उन पे एक फोर्स लगाएगी। तो ये जो बेचारा पार्टिकल है दो जगह से घिरा हुआ है, ये सारे पार्टिकल दो जगह से मार खा रहे हैं, एक तो खुद के लोग मार रहे हैं, एक बाहर के लोग मार रहे हैं। मतलब f1 f2 f3 सबको मैं जोड़ दूंगा, यहां वाले सारे फोर्सेस को जोड़ूंगा, साथ वाले इन सबके फोर्सेस को जोड़ूंगा, तो अल्टीमेटली क्या है गेम, अल्टीमेटली गेम ये है कि सारे इंटरनल फोर्सेस को आपने जोड़ लिया और किसी ने धक्का मुक्की मारी बाहर से तो एक्सटर्नल फोर्सेस भी जोड़ लिया। मतलब ये सब f1 f2 को जोड़ के अल्टीमेटली मैं लिख सकता हूं f इंटरनल प्लस f एक्सटर्नल, समझ रहे हो बात को, f इंटरनल प्लस f एक्सटर्नल सबको जोड़ के लिख सकता हूं। और मुद्दे की बात यह है कि मैंने ये देखा जब मैं कोई धक्का मुक्की बाहर से नहीं कर रहा था, बच्चा उसको कुछ नहीं कर रहा था, तो बलून एज इट इज रखा हुआ था, ऑल्दो लेकिन अंदर की गैसेस बराबर मोशन में थी। इसका मतलब ये समझ में आता है कि अंदर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं ना वो लगते ऐसे हैं कि उनका नेट सम हमेशा जीरो के बराबर होता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो बलून को तो इधर उधर होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं, बलून एक्सटर्नल फोर्स की वजह से मूव होता है, कभी भी इंटरनल गैसियस मूवमेंट की वजह से नहीं होता। रीजन बीइंग क्योंकि इंटरनल गैसियस मूवमेंट पार्टिकल्स का या मॉलिक्यूल्स का इस हिसाब से होता है कि सबको कैंसिल आउट कर ले। तो एफ नेट फोर्स, ये आपको पता भी होना चाहिए, इंटरनल फोर्सेस का नेट समेशन हमेशा जीरो के बराबर होता है। तो अल्टीमेटली यहां पे क्या गेम बचता है कि बॉस जो आपका सेंटर ऑफ मास है ना वो एक्सटर्नल फोर्स पे ही डिपेंड करता है। सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट करेगा कि नहीं किस पे डिपेंड करता है, एक्सटर्नल फोर्स पे डिपेंड करता है, बहुत जरूरी चीज है। तो सेंटर ऑफ मास बस एक्सटर्नल फोर्स पे डिपेंड कर रहा है, तो कल को अगर मान लो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा तो सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट करेगा, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, एक्चुअली नहीं करेगा। तो कल को एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो हो गया तो सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट करेगा ही नहीं। ओके, अगर सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट नहीं करेगा तो क्या चेंज इन वेलोसिटी होगी, क्यों होगी, अगर सेंटर ऑफ मास ही एक्सेलरेट नहीं कर रहा तो चेंज इन वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास थोड़ी होगा। तो मतलब ये चीज कांस्टेंट रहेगी, ऑब्वियसली सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट रहेगा, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। ओके, मतलब अगर ये चेंज नहीं कर रहा तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। अच्छा एक बात और बताओ, अगर सपोज करो सेंटर ऑफ मास जो था इनिशियली रेस्ट पे था, वो मूव ही नहीं कर रहा था, तो क्या उसकी वेलोसिटी बाद में भी जीरो रहेगी? ऑब्वियसली, अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो बाद वाली वेलोसिटी भी जीरो रहेगी। अच्छा, मतलब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बढ़ी ही नहीं, जितनी पहले थी बाद में भी उतनी रही, तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास अपनी जगह से हिला ही नहीं। यस, सेंटर ऑफ मास अपनी जगह से हिला ही नहीं, क्योंकि वीसीएम क्या होता है, वीसीएम क्या होता है, वीसीएम होता है m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है। उसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं m1 dr1 प्लस m2 dr2 प्लस m3 dr3। अब ये सब क्या है, ये इंडिविजुअल dr1 dr2 ये सब क्या है, छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट्स हैं इन द पार्टिकल्स। अब ये छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट्स इस तरीके से हैं कि ये फाइनली जीरो हो रहे हैं, क्योंकि ये देखिए बाय dt थे ना, यही तो m1 v1 या m1 v1 ये सब जीरो के बराबर है, यानी m dr1 m dr2 सब जीरो के बराबर है। अब m dr1 m dr2 ये सब जीरो के बराबर है, और ये किसके असल में बराबर थे, m1 r1 m2 r2 सब किसके बराबर था, देखो m1 r1 डॉट 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 प्लस mn rn
ये सब किसके बराबर था, डिवाइडेड बाय m1 प्लस mn, ये सब था RCM के बराबर। अब सब में d लगा दो, तो यहाँ d लग गया, यहाँ d लग गया, तो यहाँ भी d लग गया, ठीक है। और ये पूरा जीरो के बराबर है, तो चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी जीरो है, मतलब सेंटर ऑफ मास का चेंज इन पोजीशन जीरो है, मतलब सेंटर ऑफ मास हिला ही नहीं। मतलब समझो इस चीज को, क्योंकि यही चीज मैं आगे वाले कॉन्सेप्ट में यूज करने वाला हूं कि अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो गया ना, एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो गया तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास नहीं होगा, तो पहले जो वेलोसिटी थी वही रहेगी। अगर पहले चल रहा था तो चलता ही रहेगा उसी वेलोसिटी से, और अगर कहीं नहीं चल रहा था तो भैया उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी और सेंटर ऑफ मास असल में बात ये आ जाएगी कि वो मूव ही नहीं होगा, जिस पोजीशन पे था उसी पोजीशन पे रहेगा। ऑल्दो इंटरनल पार्टिकल्स मूव कर ले, उनके पास कितनी वेलोसिटी आ जाए कोई मतलब नहीं, सेंटर ऑफ मास बिल्कुल नहीं लेगा। अब इतनी बेहतरीन चीज़ है, क्योंकि जैसे रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट और सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट क्या था, हमारी सहूलियत के लिए, ऑल्दो हम उसे समझते नहीं है, हमें लगता है कि यार ये क्या बहुत बेकार से कॉन्सेप्ट आ गए, लेकिन असल में देखोगे आप फिजिक्स समझना चाहोगे ना, तो आपको लगेगा कि यार रिलेटिव मोशन और सूडो फोर्स का जो कॉन्सेप्ट है ना, फिजिक्स को और इजीली समझने में काम आता है। जितनी ज्यादा मैं फिजिक्स को और अच्छे से समझना चाहूंगा, मैं इन कॉन्सेप्ट्स को यूज करूंगा। सिमिलर गोज विद दिस कॉन्सेप्ट ऑल्सो, सेंटर ऑफ मास की फ्रेम से जाके चीजें ऑब्जर्व करना। अब देखो आगे क्वेश्चंस कराऊंगा तब तुम्हें समझ में आएगा, नीट का ही क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। अब देखो, इफ एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम इज इक्वल टू जीरो, द लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। ये तो बहुत सिंपल सी चीज है यार, एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो हो जाएगा बॉस, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जीरो, और सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ही जीरो है, तो सिंपल सा गेम समझ में ये आता है कि जो पहले सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी थी वो कांस्टेंट हो जाएगी, मतलब VCM विल बी इक्वल टू UCM। अब VCM क्या था, VCM में बेसिकली मास भी मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, मास भी मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया फाइनल सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम, और ये हो गया इनिशियल सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम m1v1 प्लस m2v2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, और ये m1u1 प्लस m2u2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। सो इन मोमेंटम कंजर्वेशन रहेगा किस केस में, अगर एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे नहीं लग रहा है तो, ठीक, ओके सर, ठीक है, समझ आ गया। अब आओ जरा क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं इसको। इंटरनल फोर्स कैन चेंज क्या, इंटरनल फोर्स क्या सब कर सकते हैं, इंटरनल फोर्स क्या मोमेंटम चेंज कर सकता है, नहीं, अभी जस्ट पढ़ा ना, अभी जस्ट पढ़ा, एक्सटर्नल फोर्स से ही मोमेंटम, अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं तो मोमेंटम सेम रहेगा, अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं तो मोमेंटम सेम रहेगा, तो इंटरनल फोर्स कहाँ से चेंज कर सकता है, इंटरनल फोर्स तो लगता ही है ना गैस में, तो बेसिकली इंटरनल फोर्स कैन चेंज ऑब्वियसली नॉट द लीनियर मोमेंटम, तो ये तो गया, ऑप्शन बी हो सकता है, ऑप्शन सी भी गया, क्योंकि लीनियर मोमेंटम तो नहीं हो सकता, नाइदर द लीनियर मोमेंटम नॉर द काइनेटिक एनर्जी, ये भी हो सकता है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी चेंज कर सकता है क्या, हाँ, काइनेटिक एनर्जी चेंज कर सकता है, एक वेलोसिटी को इधर बढ़ा सकता है और एक वेलोसिटी को उधर बढ़ा सकता है। नेट जो mv आएगा वो जीरो हो जाएगा, लेकिन उसकी इंडिविजुअल वेलोसिटीज तो इनहैंस हो रही है ना, तो वेलोसिटीज बढ़ रही हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। सो इंटरनल फोर्स आपकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा सकता है, लेकिन लीनियर मोमेंटम नहीं। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है यार, बम का, रस्सी बम है ना, दिवाली में फोड़ते हैं बहुत सारे बम, रेस्ट पे रखते हो तुम, आग लगाते हो, यहाँ पे आग लगती है, ठीक है, ये रहा बम, आग लगाते हो, फटता है, उससे पहले क्या होता है, रेस्ट पे रहता है, सारे काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है। जो भी अंदर केमिकल ब्लास्ट, केमिकल एफ्लुएंट्स के थ्रू होता है, तो वो जो भी हो रहा है इंटरनल फोर्स ही हो रहा है ना, एक पे फोर्स इधर लग रहा है, एक पे इधर लग रहा है, एक पे इधर लग रहा है, एक पे उधर लग रहा है, उससे क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ गई, तो इंटरनल फोर्स से काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, बट मोमेंटम जीरो रहा, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत स्टैंडर्ड सा तरीका है, इसमें तरीका बताऊंगा, निकालना आप ही को है। क्या है तरीका, दो ब्लॉक हैं, एक 3 किलो का मास है और एक का 6 किलो मास है, रिस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सर्फेस, एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सर्फेस पे दोनों ब्लॉक्स को रख दिया, ठीक है। दे आर कनेक्टेड बाय लाइट स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट K इज इक्वल टू 200 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। ये स्प्रिंग कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू कितनी है, 200 न्यूटन पर मीटर, ओके सर, बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, ठीक है। इनिशियली द स्प्रिंग इज अनस्ट्रेच्ड, जो स्प्रिंग है वो अनस्ट्रेच्ड है, ओके। द इंडिकेटेड वेलोसिटीज आर इम्पार्टेड टू द ब्लॉक्स, द मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग विल बी, ठीक, ओके। अब देखो इसका एक्चुअल गेम अगर देखने जाओगे तो बहुत अच्छे से समझा सकता हूँ, और तकरीबन 15-20 मिनट तो इसी को लग जाएंगे क्वेश्चन को समझाने में, कि अल्टीमेटली हुआ क्या कि पहले इसकी वेलोसिटी
ज़्यादा है, इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, इनकी एक्सटेंशन बढ़ेगी, फोर्स इधर होगा, इसकी वेलोसिटी को कम करेगा, इसकी भी कम करेगा, फिर किसकी वेलोसिटी सबसे पहले अपना डायरेक्शन चेंज करेगी, क्या होगा नहीं होगा, जो होगा जैसे होगा। लंबा प्रोसीजर है, पूरे 2 पेज तो लग ही जाएंगे कम से कम। आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और ऐसा बताऊंगा कि दिमाग में घुस जाएगा, लेकिन उतने की जरूरत नहीं। आपको यहाँ पे एक अप्रोच पता होनी चाहिए, और अगर आपको अप्रोच पता है तो आप फटाफट आंसर निकाल दोगे। अप्रोच सिंपली ये है कि इसमें मैक्सिमम एक्सटेंशन का केस, और ऐसे ही टाइप में एक और क्वेश्चन आता है मिनिमम मतलब मिनिमम कंप्रेशन का, मैक्सिमम कंप्रेशन का और मैक्सिमम एक्सटेंशन का ही केस पूछते हैं इसमें। तो वो सिनेरियो तभी बनता है जब इस सिचुएशन से, अभी किस सिचुएशन में, इस सिचुएशन से जब ये फाइनली इस सिचुएशन में आ जाएगा ना, जब दोनों ही मासेस की वेलोसिटी, और जिसकी वेलोसिटी ज्यादा है उस तरफ ही आप मान लेना, ठीक है। वैसे मैथ्स आपको आंसर दे देगी तो टेंशन की बात नहीं है। तो मैक्सिमम एक्सटेंशन का केस तब आएगा जब दोनों के पास वेलोसिटी सेम हो जाएगी, ठीक है। जिस टाइम पे दोनों के पास वेलोसिटी एक मोमेंट के लिए सेम होगी, और वही मोमेंट होगा जब बेसिकली आपका मैक्सिमम एक्सटेंशन का केस बनेगा, ठीक है। समझ गए बात को? तो करना क्या है सर करना क्या है? देखो भाई, एक इक्वेशन कहाँ से निकालेंगे? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। क्यों? क्योंकि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है इस पे kx लगेगा तो इस पे भी kx लगेगा। सपोज kx इधर ना लग के इधर लग रहा है तो इस पे भी इधर लगेगा, है ना। स्प्रिंग तो दोनों में कोई भी नाइंसाफी तो करेगा नहीं, तो इधर लग रहा है उधर भी लगेगा। तो इक्वल एंड ऑपोजिट लग रहा है, सिस्टम मानोगे तो नेट फोर्स तो जीरो हो गया, एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू कितनी हो गई? एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू जीरो हो गई, और एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू जीरो, यानी ये एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, इसका सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट नहीं कर रहा, इसका सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट नहीं कर रहा, तो अल्टीमेटली क्या है? इसका मोमेंटम कंजर्व्ड है। मतलब पहले जो मोमेंटम था बाद में वो रहेगा। तो पहले क्या है? पहले है सर 3 × -1, देखो इधर जा रहा है, और बाद प्लस 6 × 2, और बाद में कितना है 3 और 6 दोनों ही एक ही डायरेक्शन में, तो 9v, ठीक है। तो यहाँ से देखो वेलोसिटी की वैल्यू पता कर ली मैंने। ये भी पूछ सकते व्हाट इज गोइंग टू बी द वेलोसिटी फॉर मैक्सिमम एक्सटेंशन, ठीक है। तो यहाँ से क्या वैल्यू आ गई? -3 + 12, और जो कि 9 हो जाएगा, तो v की वैल्यू 1 मीटर/सेकेंड आ गई, ठीक है। ये वेलोसिटी आ गई जब मैक्सिमम एक्सटेंशन रहेगा। अब क्या करना है सर? अब बेसिकली तुम्हें करना क्या? सेकंड इक्वेशन वर्क एनर्जी थ्योरम से निकालनी है। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है, वहाँ पे हाफ kx² रहेगी, और डेल्टा के तो तुम आराम से निकाल ही लोगे, तो वहाँ से तुम्हारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आ रहा है? तो ये जो केस है ना, यहाँ से यहाँ कैसे जंप करते हैं, वही तुम्हें याद रखना है कि मैक्सिमम एक्सटेंशन का केस जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो तब आता है, ठीक है सर? ओके सर, बढ़िया। आओ AIPMT का क्वेश्चन देखते हैं, CBSE का। ये क्या क्वेश्चन है? देखो, ये है सेंटर ऑफ मास के मोशन से रिलेटेड। 2 पर्सन है, एक का मास है 55 किलो 55 kg, दूसरे का है 65 kg रिस्पेक्टिवली, आर एट द ऑपोजिट एंड्स ऑफ द बोट, ठीक है। एक बोट है, उसके ऑपोजिट एंड्स पे, सो यहाँ पे एक 55 किलो का है, यहाँ पे एक 65 किलो का है, ठीक है। ओके सर, ओके परफेक्ट। द लेंथ ऑफ द बोट इज 3 मीटर, जो बोट की लंबाई है वो 3 मीटर है, एंड वेज 100 kg, मतलब बोट का खुद का भी वजन है, ओके ठीक है। द 55 kg man walks up to the 65 kg man and sits with him. Okay, if the boat is in still water, the center of mass of the system shifts by. बहुत बढ़िया चीज, the center of mass of the system shifts by. बताओ जरा कहाँ शिफ्ट होगा? भाई देखो, ऑब्वियसली इसमें वाटर का विस्कस फोर्स नहीं इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। आप ये मत सोचना कि वाटर का विस्कस फोर्स एक एक्सटर्नल फोर्स हो सकता है, क्योंकि कुछ ऐसी बात नहीं है, ठीक है। सो वाटर का कोई विस्कस फोर्स है नहीं, पानी में बड़े स्मूथली मूव कर सकती है बोट भी। तो अब देखो क्या होगा, मैं जब चला, मतलब ये 55 किलो का आदमी, ऑल्दो मेरे से बहुत हल्का है, लेकिन ये 55 किलो का आदमी जब चला तो हुआ क्या, इसने पाँव आगे रखा और जमीन को पीछे की तरफ धक्का दारा, तो जमीन ने उसके पाँव पे फ्रिक्शन फोर्स दिया आगे की तरफ, ठीक है, जिस हिसाब से वो चल पाया। ऐसे चलते 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 वो कहाँ पहुंच गया? 65 किलो वाले आदमी के पास, ठीक है सर, ओके। अब जब वो चल रहा था ऊपर, तो फ्रिक्शन उसे आगे की तरफ बढ़ा रहा था, लेकिन एट द सेम टाइम द फ्रिक्शन फोर्स विल बी एक्टिंग ऑन द बोट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो बंदे पे फ्रिक्शन आगे लग रहा, वो आगे पहुंच गया, बोट पे फ्रिक्शन पीछे लग रहा, तो बोट पीछे जाएगी, ओके ओके ओके। अब ये बताओ सेंटर ऑफ मास कहाँ मूव होगा? यार सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, तीनों का सेंटर ऑफ मास पूछ रहा है, कहाँ मूव होगा? बताओ कहाँ मूव होगा? तीनों पे कोई एक्सटर्नल फोर्स है, सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, जो है इस बोट और 55 किलो के आदमी के बीच में लग रहा है। ये तो सामने वाला शांति से खड़े होकर देख रहा है, इसको तो कोई मतलब ही नहीं, जो भी लग रहा है इन दोनों के बीच में लग रहा है। और क्या ये दोनों सिस्टम का भाग है? हाँ।
तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है इस पर्सन पे आगे और बोर्ड पे पीछे, क्या वो इंटरनल फोर्स हो जाएगा? बिल्कुल। और नहीं भी मान रहे तो भी देखो इक्वल एंड ऑपोजिट है, काट लेगा। ओके सर, बिल्कुल कैंसिल कर दिया। कैंसिल कर दिया तो कोई एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं। और क्योंकि सिंस देयर इजंट एनी एक्सटर्नल फोर्स, सिंपल केस क्या बनता है यार, कोई एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं तो मोमेंटम चेंज होगा ही नहीं। मोमेंटम चेंज नहीं होगा मतलब सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट करेगा नहीं। सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट नहीं करेगा तो पहले जो वेलोसिटी बाद में वही रहेगी। पहले रेस्ट पे था तो भाई बाद में भी रेस्ट पे ही रहेगा, है ना। और मतलब अल्टीमेटली पूरे टाइम रेस्ट पे था तो क्यों मूव होगा? कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होगा। तो द मास ऑफ द सिस्टम शिफ्ट्स बाय कितना? कुछ नहीं। द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम शिफ्ट्स बाय 0, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सेंटर ऑफ मास शिफ्ट्स बाय ऑप्शन नंबर सी। अब अगर यहाँ पे सेंटर ऑफ मास की जगह ये नहीं पूछ के बोट पूछता तो मेन केस होता, लेकिन उसमें आप मत जाओ, वो नीड के एस्पेक्ट से नहीं है। बट पॉइंट आपको ये समझना है कि सिस्टम जो है वो मूव नहीं हो रहा। सिस्टम यहां मूव नहीं होगा क्योंकि सिस्टम मूव होने के लिए या सिस्टम को एक्सेलरेट करने के लिए, कोई भी उसका चेंज इन मोशन होने के लिए एक्सटर्नल फोर्स बहुत जरूरी है। इंटरनल फोर्स से तो कुछ नहीं होता। ठीक है, देख लो आईपीएमटी का क्वेश्चन आपने सॉल्व कर दिया। चलो सर ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो अब सेंटर ऑफ मास यहाँ तक समाप्त है। यहाँ तक आपने रिवाइज कर लिया सेंटर ऑफ मास को, आपको समझ में आ चुका है। अब इससे रिलेटेड कुछ PYQs लगाना आप अपने एंड से भी, और हम भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे एंड ऑफ द लेक्चर में। सो यहाँ पे नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है कोलिजन का। अब कोलिजन क्या है? सो कोलिजन इज अ सिंपल मेथड ऑफ मोमेंटम ट्रांसफर। ठीक है, यहाँ पे भी सेम वही कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे ही पूरा जो पूरा एंटायर केस स्टडी हो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे ही लगा हुआ है कि यार दो ऑब्जेक्ट्स आएंगे टकराएंगे, हेड ऑन करेंगे, ऑब्लिक करेंगे, जो भी करेंगे, बट जो उनके डायरेक्शन लाइन ऑफ मोशन होगा, बेसिकली LOM जो होगा जिस लाइन में मोशन कर रहे हैं वहां पे मोमेंटम जो रहेगा, मतलब बेसिकली होता क्या है कि जब भी तुम टकराओगे एक सरफेस होता है। ठीक है, एक सरफेस होता है जिसके जो परपेंडिकुलर होता है बेसिकली आपके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के, एंड उसके परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगता है। ठीक है, सो इस डायरेक्शन में बेसिकली क्या होता है कि दोनों का सिस्टम कोई भी नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता, और क्योंकि कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता लेकिन इंडिविजुअली एक्सपीरियंस करते हैं, तो वही चीज होती है कि सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहता है लेकिन इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स का मोमेंटम ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, मतलब इसका मोमेंटम कुछ इसमें चला जाएगा या इसका कुछ इसमें आ जाएगा, इंटरचेंजिंग ऑफ मोमेंटम हो जाएगा, वेलोसिटी बढ़ेगी घटेगी, लेकिन ओवरऑल सिस्टम का मोमेंटम सेम रहेगा, क्योंकि वापस देख सकते हो सिस्टम पे कोई भी नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। ठीक है, तो अब इस हिसाब से दो वेरिएंट है, हेड ऑन और ऑब्लिक। ऑब्लिक अभी करेंगे, सबसे पहले हेड ऑन आती है। हेड ऑन में फिर दो वेरिएंट आ जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन एनर्जी लॉस। सबसे पहला होता है इलास्टिक और दूसरा होता है इनइलास्टिक, और इनइलास्टिक में भी एक होता है परफेक्टली इनइलास्टिक, जहां पे मैक्सिमम लॉस हो गया, दोनों भैया आए और चिपक के आगे बढ़ गए, तो मैक्सिमम इनइलास्टिक का केस है, उससे ज्यादा एनर्जी लॉस नहीं हो सकती। ठीक है, सो इनके बारे में जरा फटाफट डिस्कशन कर लेते हैं। क्या है डिस्कशन, देखो। सो न्यूटन ने एक पैरामीटर बेसिकली डिफाइन किया था इलास्टिक इनइलास्टिक इन कोलिजन्स को समझने के लिए, वो है बेसिकली कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कैसे डिफाइन किया जाता है, चलो बताता हूँ। देखो, तो सपोज यहाँ पे एक पार्टिकल है m1 जो u1 वेलोसिटी से है और दूसरा पार्टिकल m2 है जो कि u2 वेलोसिटी से। ये टकराए और टकराने के बाद क्या हुआ, इनका कोलिजन हुआ, इन पे इंडिविजुअल नॉर्मल फोर्स लगा। उसके बाद फिर क्या हुआ, ये भाई साहब m1 वाले कुछ v1 वेलोसिटी से गए और ये m2 वाले कुछ v2 वेलोसिटी से गए। ठीक है, सबसे पहले तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा दो कि क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2 विल बी इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, वेक्टर के साथ है ये। ठीक है, तो ये तो चीज़ होगी। अब यहाँ पे E की वैल्यू क्या है, E की वैल्यू बेसिकली होती है माइनस ऑफ v21 डिवाइडेड बाय u21, मतलब वेलोसिटी ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू 1 डिवाइडेड बाय इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू 1, या फिर इसको ऐसे भी समझ सकते हो माइनस ऑफ v12 डिवाइडेड बाय u12। तो अब इसमें जरा बता के दिखाओ क्या है। तो वेलोसिटी ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू 1 कौन सी बड़ी चीज है सर, वेलोसिटी ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू 1 हो जाएगी माइनस ऑफ v2 माइनस v1, u21 इज u2 माइनस u1, या तो ऐसे कर लो या फिर माइनस ऑफ v1 माइनस v2 डिवाइडेड बाय u1 माइनस u2। ठीक है, समझ में आ गया। इस तरीके से आपकी E की वैल्यू निकलती है, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अब ये जो E होता है
ये इक्वलेंट टू 1 होता है किसके लिए? इलास्टिक कोलिजन के लिए। और इलास्टिक कोलिजन वो होती है जहां पे देयर इज नो एनर्जी लॉस, ठीक है, देयर इज नो एनर्जी लॉस। और इनइलास्टिक कोलिजन के लिए इसकी वैल्यू 1 से 0 के बीच में आती है, इक्वल टू नहीं होना चाहिए, क्योंकि इक्वल टू 0 पे तो प्योरली परफेक्टली इनइलास्टिक और इक्वल टू 1 पे तो इलास्टिक हो जाती है। इनइलास्टिक के लिए ई की वैल्यू लेस देन 1 होती है या फिर ग्रेटर देन 0 होती है, ठीक है, ई की वैल्यू लेस देन 1 होती है या फिर ग्रेटर देन 0 होती है। ये होता है एक इनइलास्टिक मोशन के लिए। और परफेक्टली इनइलास्टिक ये होता है जबकि मैक्सिमम एनर्जी लॉस हो जाता है, मैक्सिमम, इससे ज्यादा एनर्जी लॉस हो ही नहीं सकता। और मैक्सिमम एनर्जी लॉस कहां पे होता है, कब होता है? जब ई की वैल्यू कितनी हो जाती है? 0 के बराबर, ई की वैल्यू 0 के बराबर। तो इनके बारे में समझते हैं अच्छे से कि कैसे कैसे इनको जान सकते हैं। चलो समझते हैं सबसे पहले किसके बारे में? इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन के बारे में। इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन क्या होता है? तो इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन में वही केस u1 u2 v1 v2, ठीक है। अब यहाँ पे जैसा कि मैं बताया मोमेंटम ट्रांसफर हो जाता है, तो अगर पहला केस होगा ना कि u1 की वेलोसिटी u2 से ज़्यादा है, तो बाद में ये हो जाता है v2 जो है वो v1 से ज़्यादा हो जाती है। मतलब ये ज़्यादा वेलोसिटी चलता है, ये छोटे से मोमेंटम, और मास अगर सेम रहेगा तो मोमेंटम पूरा का पूरा एकदम इंटरचेंज हो जाता है। ये v से जा रहा है, ये रेस्ट पे था, तो अब ये रेस्ट पे हो जाएगा, v से जाएगा। जैसे कि स्नूकर बॉल्स में देखा होगा आपने, स्नूकर बॉल्स अगर आपने कभी पूल टेबल पे खेला है ना, तो उसमें देखो क्या होता है, एक बॉल रेस्ट पे आपने बहुत तेज शॉट लिया, तो जिस व्हाइट बॉल को आपने मारा ना, व्हाइट बॉल रुक जाती है और आगे की रेड बॉल अंदर चली जाती है, उसके बाद पूरा मोमेंटम ट्रांसफर हो जाता है, क्योंकि द बॉल्स आर क्रिएटेड इन सच अ मैनर कि जब भी कोलिजन हो, इलास्टिक कोलिजन हो, इनइलास्टिक ना हो, एनर्जी लॉस ना हो। समझ रहे हो? एनर्जी लॉस ना हो। तो ठीक है, आओ देखते हैं। अब सबसे पहला तो यार देखो, जब कभी मैं इलास्टिक कोलिजन की बात करूंगा तो मेरे पास 3 हथियार हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के। पहला हथियार तो ये मोमेंटम कंजर्वेशन, ये तो कोलिजन में हर कहीं लगा होगी। दूसरा हथियार इसमें आ जाता है एनर्जी कंजर्वेशन। सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, एक ही एनर्जी है यहाँ पे, पोटेंशियल पोटेंशियल का कोई रोल नहीं है कोलिजन में, एक ही एनर्जी है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ये हो गई और फाइनल काइनेटिक एनर्जी ये हो गई। तो एनर्जी लॉस क्योंकि 0 है तो इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी ये आपकी बराबर रहेंगी। और तीसरा हथियार क्या है? तीसरा हथियार हमारे पास ई से आ जाता है। ई से क्या आ जाता है कि भाई ई की वैल्यू तो यहाँ पे 1 है, ई की वैल्यू 1 है, तो माइनस ऑफ v2 माइनस v1। अब देखो डायरेक्शन के साथ है ना, अगर v1 का डायरेक्शन उल्टा होगा तो यहाँ पे भी उल्टा लेके प्लस ले लेना। ये नहीं कि v2 माइनस v1 रट लिया, वेलोसिटी ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू 1 रटना है, वो रट लो, माइनस ऑफ v2 1 अपॉन u2 1 वो रट लो, और उसके बाद फिर डायरेक्शन चेंज होगा तो उस हिसाब से याद रखना। तो माइनस ऑफ v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई u2 माइनस u1, इसको उधर ले जाओगे तो फाइनली रिजल्ट ये आता है v2 माइनस v1 इज इक्वल टू u1 माइनस u2। ठीक है, ओके सर, परफेक्ट परफेक्ट, समझ में आ गया हम लोगों को। ठीक है, सो v2 माइनस v1 विल बी इक्वल टू u1 माइनस u2। ठीक है ना, ओके सर, ठीक है। सो अल्टीमेटली ये 3 हथियार हैं आप लोगों के पास परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन को समझने के लिए। ओके सर, ठीक है। और अगर मैं इन इलास्टिक कोलिजन की बात करूं सर, तो इन इलास्टिक कोलिजन, तो वहां पे देखो एक हथियार तो ये आता है, एक हथियार ये है, दूसरा हथियार है आपका ई का, कि ई की कुछ वैल्यू दी होगी, ई की वैल्यू कुछ दी होगी। अब अगर कुछ दी है तो ठीक है, वैसे देखो मैक्सिमम क्वेश्चंस जो आते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक के आते हैं जहां पे ई की वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है, और जहां पे परफेक्टली इन इलास्टिक है, अगर बस इन इलास्टिक है तो कोई ई की वैल्यू दी होगी या फिर काइनेटिक एनर्जी का लॉस दिया होगा, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को इक्वेट कर देना किसी क्वांटिटी से। मतलब एक तो ये हथियार है, एक ये हथियार है, अगर कुछ वैल्यू दी हुई है तो, नहीं दी हुई तो फिर एक लौता हथियार ये है। ये किस में? ये इन इलास्टिक में, ये इन इलास्टिक में। और अगर मैं परफेक्टली इन इलास्टिक की बात करूं, ठीक है, अगर मैं परफेक्टली इन इलास्टिक की बात करूं तो उस सिनेरियो में आपके पास एक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का तो है ही, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है, दूसरा हथियार आपके पास आ जाता है ई से, कि ई की वैल्यू क्योंकि 0 है, अब ई की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब क्या है कि v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई u2 माइनस u1 0 के बराबर है। ओके, तो इससे क्या समझ में आया कि v2 की वैल्यू भैया v1 के बराबर है। ओके, मतलब जब भी दो ऑब्जेक्ट्स टकराते हैं और अगर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होता है तो आफ्टर कोलिजन दोनों चिपक जाते हैं और एक कांस्टेंट v वेलोसिटी से मूव होते हैं। ठीक है, याद रखने वाला कॉन्सेप्ट है, याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इससे कि दोनों ऑब्जेक्ट्स आए, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हुआ, बताओ क्या वेलोसिटी है, या फिर एक केस कहीं और लगा दिया
किसी और कॉन्सेप्ट में और बता दिया। सो परफेक्टली इनइलास्टिक में क्या होगा कि दोनों चिपक जाएंगे और एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेंगे, और कांस्टेंट वेलोसिटी फिर आप बता सकते हो m1u1 प्लस m2u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 हो जाएगी। ओके, क्लियर है? यस सर, ठीक है। चलो, तो इस तरीके से हम परफेक्टली इनइलास्टिक और इलास्टिक कोलिजन के हेड ऑन कोलिजन्स को देखते हैं। आगे बढ़ते हैं और 2 डायमेंशंस पे आते हैं, ठीक है, कि ऑब्लिक कोलिजन कैसे होते हैं। ऑल्दो ये कॉन्सेप्ट नहीं है, ज़्यादा इस पे क्वेश्चंस नहीं आते, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए। अब इसमें बेसिकली क्या होता है कि यार देखो, यहाँ पे आपको वो कंपोनेंट लेने पड़ते हैं वेलोसिटी के जो कि लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग हो, ठीक है, मतलब ये रही आपकी लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो यहाँ पे u1 का एक कंपोनेंट लूंगा मैं जो कि हो जाएगा u1 कॉस अल्फा, और एक कंपोनेंट यू लूंगा u1 साइन ऑफ अल्फा, ठीक है। दूसरा इस u2 का ले लूंगा u2 कॉस बीटा, और एक ये ले लूंगा u2 साइन बीटा। अब हुआ क्या, कोलिजन के बाद इस पार्टिकल के पास जो भी वेलोसिटी हो, छोटे वाले के पास कोई भी वेलोसिटी हो, सपोज ये आ गई v, और बड़े वाले के पास भी कोई भी वेलोसिटी, सपोज ये आ गई, ये v1 आ गई, ये v2 आ गई, ठीक है, और कोई अलग एंगल आ गया, ये अल्फा डैश आ गया और ये बीटा डैश आ गया। पॉइंट ये है कि इनकी सबसे पहली चीज़ तो इनकी जो ये वर्टिकल वेलोसिटीज़ हैं उन्हें कोई हैम्पर नहीं करेगा, मतलब u1 साइन अल्फा इसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी उसके बराबर होगी, ठीक है। ये चीज़ समझने की, अभी सॉल्व करवाऊंगा एक बॉल हिटिंग अ वॉल वाले केस से, और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो भी यहाँ पे इसके वर्टिकल कंपोनेंट के बराबर होगा, उसमें कोई हिंड्रेंस नहीं होगा। रीजन बीइंग क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग लग रहा है, और जहां पे हिंड्रेंस होगा वो बेसिकली होगी ये u cos अल्फा और u cos बीटा। इसमें लगाओगे आप क्या, एक तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला रूल, ठीक है, जो भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, दूसरा e पता है तो e से आप निकाल लोगे कि यार जो भी v2 माइनस v1, और वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटीज का ही होगा, वर्टिकल का नहीं होगा। आपको अच्छे नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, आओ जरा फटाफट ये क्वेश्चन करते हैं। क्या है, अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद अ स्पीड u स्ट्राइक्स अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस एट एन एंगल a बेसिकली यहाँ पे अल्फा है, a अल्फा है। द पार्टिकल रिबाउंड्स एट एन एंगल बीटा है ये, ठीक है, विद अ स्पीड v। डिटरमाइन एन एक्सप्रेशन ऑफ u अल्फा एंड बीटा इफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज e, ठीक है। क्या है केस, ये रहा केस, ठीक है, u आई अल्फा एंगल से टकराई और फिर गई v से बीटा एंगल के साथ। आपको u अल्फा और बीटा के बीच में कोई रिलेशन बतानी है और e की वैल्यू भी दे रखी है। तो अब देखो सिंपल केस, इसकी वेलोसिटी कंपोनेंट निकालो, ये वाला जो कंपोनेंट हो जाएगा कितना हो जाएगा, u cos अल्फा, ये जो कंपोनेंट होगा कितना होगा, u sin अल्फा, ठीक है। ये वाला जो कंपोनेंट हो जाएगा दिस इज v cos बीटा, और ये वाला जो कंपोनेंट होगा कितना हो जाएगा, v sin बीटा। अब देखो एज आई टोल्ड यू, बॉल जब टकराएगी तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इधर रहेगा और दीवार पे नॉर्मल इधर रहेगा, तो जो भी चेंजेस आएंगे वेलोसिटी में कहाँ आएंगे, वर्टिकल डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी सेम रहेगी, मतलब कि u cos अल्फा v cos बीटा के बराबर होगा। v cos बीटा जो है वो u cos अल्फा के बराबर है। पहली इक्वेशन तो देखो यहीं से आ गई। दूसरी इक्वेशन कैसे आएगी, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दिया हुआ है e, तो e क्या होता है, e होता है सर माइनस ऑफ v21 डिवाइडेड बाय u21। सो फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेकंड यानी बॉल विद रिस्पेक्ट टू वॉल, फाइनल वेलोसिटी ऑफ वॉल तो ग्राउंड ही है, तो ये बेसिकली हो गया फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो वो हो गई v साइन बीटा, ऊपर की तरफ ऊपर वाला पॉजिटिव, तो आ जाएगा माइनस ऑफ v साइन ऑफ बीटा, ठीक है सर। नीचे u21 इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू वॉल जो कि ग्राउंड है, वो कहाँ है, नीचे की तरफ, नीचे वाला नेगेटिव जो कि है u साइन अल्फा, से आ गया माइनस u साइन अल्फा, ये कैंसिल होंगे। सो यहाँ से क्या रिलेशन आ गई, v साइन बीटा इज इक्वल टू e टाइम्स u साइन ऑफ अल्फा, ठीक है, ओके। ये होगी इक्वेशन नंबर 1, ये होगी इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करना है, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करना है। तो v साइन बीटा डिवाइडेड बाय v cos बीटा कितना हो जाएगा, v साइन बीटा डिवाइडेड बाय v cos बीटा इज इक्वल टू eu साइन ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय u cos ऑफ अल्फा, u कैंसिल, v भी कैंसिल, ओके। सो यहाँ पे तो अल्फा और बीटा के बीच में रिलेशन आ गया, हमें एक्चुअली अल्फा और बीटा के बीच में रिलेशन ही निकालना था विथ e, है ना। तो ये आ जाएगा tan बीटा इज इक्वल टू e टाइम्स tan ऑफ अल्फा, ठीक है, ओके। आप चाहो तो दूसरा अप्रोच ये भी लगा सकते हो, क्या लगा सकते हो कि यार मुझे u साइन अल्फा साइन बीटा के बीच में निकालना था ना, तो हम ये कर सकते, देखो हमें v को एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो यहाँ से v की वैल्यू ले लो, यहाँ से v की वैल्यू ले लो और उसको यहाँ रख दो, यहाँ से v की वैल्यू, लेकिन उस केस में भी u कट जाएगा,
ठीक है। दूसरा अप्रोच है इसका स्क्वायर प्लस उसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर प्लस उसका स्क्वायर कर दो तो उसमें v रह जाएगा, v भी रह जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चन में एरर है, यहाँ पे u नहीं होना चाहिए, अल्फा बीटा और e के बीच में रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, अल्फा बीटा और e के बीच में रिलेशन होना चाहिए, तब जाके ये रिलेशन रहा tan अल्फा e इज इक्वल टू tan बीटा। ठीक है, सिंपल सा केस है यार, बड़े इजीली आपको इसमें मेन तो जो केस समझने की जरूरत है वो ये है कि अब कौन सी वेलोसिटीज अनहिंडर्ड रहती है और कौन सी वेलोसिटी हिंडर्ड हो जाती है, कौन सी चेंज हो जाती है, कौन सी अनचेंज्ड रहती है। ठीक है, ओके सर, चलो बढ़िया, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं जो कि है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिफरेंट बॉडीज। तो अब हम यहां से जंप कर रहे हैं रोटेशनल मोशन की तरफ, और सबसे पहली चीज जो हमें समझनी है रोटेशनल मोशन समझने से पहले वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके एनालॉगस है? मास के। सो जैसे F इज इक्वल टू m/a है, सो न्यूटन का ये सेकेंड लॉ एनालॉगस रोटेशनल मोशन में भी है। ठीक है, कैसे? F इक्वल्स टू m है तो टॉर्क इज इक्वल टू I इंटू अल्फा है, I जहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया और अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन, तो इसलिए हमें बॉडीज के मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझने की जरूरत है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली हमें अभी, क्योंकि हम रिवाइज कर रहे हैं तो हमें डेरिवेशन फेज में तो जाना ही नहीं है, हमें बस याद रखना है और दो थ्योरम समझ लेना है, जिससे हम कोई और केस आएगा तो उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल भी दे। ठीक है, सो कुछ स्टैंडर्ड यहाँ पे चीजें दी हुई हैं, जैसे कि एक सपोज थिन सर्कुलर रिंग है, थिन सर्कुलर रिंग है जिसका रेडियस r है, तो उसकी एक्सिस से पास होने वाला जो उसकी मतलब सेंटर से पास होने वाली जो एक्सिस और परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² होता है। ठीक है, ओके। अगर इसी एक्सिस को मैंने उस प्लेन के अलोंग कर दिया कुछ इस तरीके से या फिर कुछ इस तरीके से, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाता है? उसका आधा mr²/2। ये चीज आप परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से भी निकाल सकते हो। ठीक है, अगर मैं एक रॉड की बात करूं, सो अगर एक रॉड है, सपोज ये रही वो रॉड, सपोज इसमें x और y एक्सिस भी दे दिया, कोई नहीं, ये सपोज वो रॉड है, तो रॉड से पास होने वाली, सपोज ये रही रॉड, और रॉड से पास होने वाली ये एक्सिस जो कि उसके परपेंडिकुलर है, वो यहाँ पे z एक्सिस से दिख रही है, उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहता है कितना हो जाता है? ml²/12, ml²/12 हो जाता है। समझ में आया? ml²/12 हो जाता है उस रॉड के अबाउट, उसके सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला, मतलब इसके सेंटर ऑफ मास से पास होना चाहिए और परपेंडिकुलर टू इट। ठीक है सर, ओके। सर्कुलर डिस्क, अब डिस्क में वही केस, ये डिस्क पूरी कंप्लीटली फिल्ड है, तो डिस्क में भी उसके एक्सिस से पास होने वाला और परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन इज mr²/2। ठीक, इसमें अगर वही केस जो मैंने इसमें किया कि वो एक्सिस इसके अबाउट बना दी मैंने, या इसके अबाउट बना दी, या इसके अबाउट बना दी, या कैसी बना दी, तो उसका आधा हो जाता है mr²/4। इसके अबाउट, इसके अबाउट, इसके अबाउट, मतलब सेंटर से पास होनी चाहिए, ये नहीं हर कहीं से भी बना दो, सेंटर से पास होनी, सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली है mr²/4। ठीक है, अब अगर मैं इस रिंग को ऐसे नीचे की तरफ खींच देता हूं तो वो क्या बन जाता है? हॉलो सिलेंडर, और उसी एक्सिस के अबाउट उस हॉलो सिलेंडर का हो जाएगा mr²। ठीक है, तो ये रहा वो एक्सिस और इसके अबाउट mr²। अगर मैंने डिस्क को नीचे खींच दिया तो वो क्या बन जाता है? सॉलिड सिलेंडर, तो उसी एक्सिस के अबाउट सॉलिड सिलेंडर का mr²/2। ठीक है, एक सॉलिड स्फीयर का ले लूं, सॉलिड स्फीयर का अबाउट द डायमीटर होता है 2/5 mr²। ओके सर, और हॉलो स्फीयर का यहाँ पे मिसिंग है, हॉलो स्फीयर का जो हो जाता है, हॉलो स्फीयर का होता है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द डायमीटर ओनली, जो कि होता है 2/3 mr²। ठीक है, तो इसको भी आप याद रख लो। ओके, आई थिंक दीज आर क्लियर, और ये इनफ है, सफिशिएंट है, इनको याद रख लोगे, इन्हीं से केस आएगा। और बाकी फिर अब थ्योरम्स पे देख लेते हैं, क्योंकि थ्योरम समझ में आ गए तो फिर तो केस समझ में आ ही जाएगा। तो सबसे पहला जो थ्योरम है वो बेसिकली क्या है? दैट इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, दैट इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है? सो पैरेलल एक्सिस थ्योरम, सबसे पहले तो बस फॉर्मुलेशन पे मत जाओ, एक बहुत मेजर सी चीज़ है वो समझ में आनी चाहिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम की कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम वैलिड तभी होगा जब आपको एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता हो, किसी भी एक्सिस के अबाउट नहीं, उस एक्सिस के अबाउट जो कि उस बॉडी के सेंटर ऑफ मास से पास हो रही हो। ठीक है, मतलब आप अगर कोई एक रैंडम सी बॉडी लोगे, ये उसका सेंटर ऑफ मास है, तो इसके थ्रू पास होने वाली जो एक्सिस है ना, सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली जो एक्सिस है, जिसको मैं IC बोलूंगा, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट मुझे पता होना चाहिए। इस एक्सिस के अबाउट अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो इसके पैरेलल किसी भी एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता सकता हूं, वो भले चाहे ये हो
ये हो, ये हो, ये हो, किसी भी एक्सिस के अबाउट बता सकता हूँ। और फॉर्मुलेशन सिंपल है, I इज इक्वल टू आई सी प्लस एम इंटू डी स्क्वायर, वेर डी इज बेसिकली द डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस through which we want to calculate and the axis which passes through the center of mass. Okay, cool. अब ये एक बहुत अच्छा रिलेशन है, ये एक बहुत अच्छा रिलेशन है। नॉर्मली मैं जब when I was in class 12 preparing for the exam, I had a major confusion. मैंने इसको इस तरीके से समझ लिया था कि तो कहीं भी वैलिड है, मतलब मुझे अगर इसके अबाउट पता है तो इसके अबाउट मैं निकाल लूंगा, इनके बीच में लगा के। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। सेंटर ऑफ मास के अबाउट पता होना चाहिए, और अगर नहीं पता है तो इसके थ्रू सेंटर ऑफ मास पहले पता करो, फिर जाके आंसर निकालना, तभी पॉसिबल है, वरना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सो इससे ये भी एक चीज समझ में आती है कि सबसे लीस्ट किसी भी बॉडी का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो सकता है ना, तो उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आप किसी भी पैरेलल एक्सिस की, कोई सी भी एक्सिस के अबाउट निकालोगे जो कि इसके पैरेलल है, तो वो आईसी प्लस समथिंग ही होगी, आईसी प्लस समथिंग ही होगी ना। आप कोई पैरेलल यहां ले लो, यहां ले लो, वहां ले लो, कहीं भी ले लो, तो आईसी प्लस समथिंग तो होगी। और क्योंकि आईसी प्लस समथिंग होगी, तो ये बात तो क्लियर है कि सबसे लीस्ट अगर कोई होगा तो वो सेंटर ऑफ मास के थ्रू पास होने वाली एक्सिस के अबाउट ही होगा। ठीक है, सो आई थिंक दिस इज द फॉर्मुलेशन, इट इज क्लियर। अमंग ऑल पैरेलल एक्सिस द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज लीस्ट, नॉट लेस, इट्स द लीस्ट, it's the least about the one passing through the center of mass. The parallel axis may lie within or outside the body, so the parallel axis can lie within as well as outside the body wherever it's possible. Okay sir, ठीक। नेक्स्ट थ्योरम की तरफ चलते हैं, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये जो थ्योरम है, ये सेकंड नंबर की थ्योरम जो है, द पॉइंट टू बी नोटिस्ड ओवर हियर इज कि दिस इज वैलिड ओनली फॉर 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स। ये 3 डायमेंशनल बॉडीज के लिए नहीं है। ठीक है, ये 3 डायमेंशनल बॉडीज के लिए नहीं है, बस 2 डायमेंशनल बॉडीज के लिए। मतलब एक डिस्क हो गई, ठीक है, फिर एक स्फीयर हो गया, ना ना ना, स्फीयर के लिए वैलिड नहीं है। एक डिस्क हो गई, रिंग हो गई, उन सब के लिए दिस इज वैलिड। स्क्वायर शीट हो गई, ट्रायंगुलर लैमिना हो गया, या आपका रेक्टेंगुलर लैमिना हो गया, उन सब के लिए वैलिड है। अब देखो इसको किस तरीके से समझते हैं कि अगर किसी भी 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को, अगर किसी 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में आपको अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है एक ऐसे पॉइंट के अबाउट जो कि वो शीट के परपेंडिकुलर है। ठीक है, बेसिकली ये बोलता है कि सपोज ये एक मान लो बॉडी है, ये एक बॉडी है, और इसमें आपको इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है जो कि आई जेड है। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसको 2 ऐसी एक्सिस ड्रॉ करो, इस लाइन, मतलब उनका इंटरसेक्शन पॉइंट बेसिकली यही होना चाहिए। 2 ऐसी एक्सिस ड्रॉ करो जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो सबसे पहला तो, और वो दोनों एक्सिस किस पे लाई कर रही हूँ, उस बॉडी पे लाई कर रही हूँ, उस बॉडी के प्लेन में हूँ। समझ में आया क्या बोला मैंने? अगर आपको पहली तो कंडीशन ये है कि आपको भाई इसके इस एक्सिस के अबाउट पता हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, नहीं भी पता हो तो भी इस एक्सिस का आप अजम्पशन मानो कि एक एक्सिस है और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जेड है। ये एक्सिस शुड बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द ऑब्जेक्ट। सपोज मेरा हाथ है तो एक्सिस ये होनी चाहिए, ये दिस शुड बी द एक्सिस, ये आई जेड होनी चाहिए। और बाकी 2 एक्सिस कौन सी होनी चाहिए? एक ले लो ये, एक ले लो ये। अब एक कोई भी ये ले लो तो दूसरी फिक्स होगी, उसके परपेंडिकुलर ही हो सकती है। अगर एक ऐसी ले ली तो दूसरी इसके परपेंडिकुलर लेनी है, मतलब ये दोनों शुड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, और अगर आपने तीनों एक्सिस बना दी तो सिंपल सा फंडा है कि आई जेड विल बी इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। क्लियर? ठीक है, अलजेब्रिक सम है, आई जेड विल बी इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। अगर इस एक्सिस के अबाउट और इस एक्सिस के अबाउट बॉडी सिमेट्रिक है तो ये दोनों बराबर हो जाएंगी, तो 2 टाइम्स आई एक्स हो जाएगा, 2 टाइम्स आई वाई हो जाएगा। लेकिन अगर सिमेट्रिक है तो, जैसे कि एक रिंग में होता है कि रिंग में सपोज रिंग है, मुझे इस एक्सिस के अबाउट पता है, इस एक्सिस के अबाउट कितना है, mr² है। ओके सर, ठीक है, मैंने एक एक्सिस ये बना दी, दूसरी एक्सिस ये बना दी, और ये दोनों परपेंडिकुलर एक दूसरे के। ठीक है, इसको मैंने आई एक्स नाम दे दिया, इसको मैंने आई वाई नाम दे दिया। अब क्या ये दोनों एक्सिस उस प्लेन पे लाई कर रही है? हाँ जी सर बिल्कुल। क्या ये आई जेड जैसे काम कर रही है प्लेन के परपेंडिकुलर? हाँ जी सर बिल्कुल। तो mr² को मैं आई एक्स प्लस आई वाई बोल सकता हूँ? अवश्य, बिल्कुल बोल सकते हो। और अब देखो आई एक्स और आई वाई क्या सिमेट्रिक है? इनके अबाउट के बॉडी का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है? हाँ जी बिल्कुल। तो ये दोनों बराबर है, इसको मैं 2i बोल सकता हूँ। तो i की वैल्यू आ जाती है mr²/2। इसी तरीके से वो वैल्यू पहले लिखी हुई थी उस टेबल में। समझ में आया? ये दोनों सिमेट्रिक होनी चाहिए तभी बराबर बोलते हो, अन्यथा नहीं, वरना वो आई एक्स और आई वाई रहेंगे। दिस इज बेसिकली योर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। You should remember all these 3 points. First, it is valid for 2-dimensional structures. Second, all the orientations of the 3 axes that should be crystal clear in all of your heads कि किस हिसाब से होते हैं, तभी you can proceed further. Otherwise, आपका गलत हो जाएगा आंसर। ठीक है?
ओके सर, चलो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, टॉपिक रेडियस ऑफ गायरेशन का। तो रेडियस ऑफ गायरेशन कुछ इस तरीके का है कि भाई जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है, डिस्क आ रहा है mr²/2, रिंग का आ रहा है mr², हॉलो का आ रहा है 2/3 mr², सॉलिड का आ रहा है 2/5 mr², नहीं ऐसे नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए m इंटू समथिंग स्क्वायर, ठीक है। तो पॉइंट ये हो जा रहा है कि अगर एक डिस्क है, इस एक्सिस के अबाउट तुमने बोल दिया, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है mr²/2 है। अब रेडियस ऑफ गायरेशन ये बोलता है कि नहीं यार, मुझे उस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए ना वैसा चाहिए, m इंटू k² जैसा तो मतलब कोई नहीं रख ले भाई, कोई नहीं रख ले, मेरे हिसाब से आया था mr²/2, तू रख ले mk²। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k की वैल्यू आ जाएगी ऑब्वियसली r/√2, ठीक है। तो ये k हो गया मेरा रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है। ओके सर, ठीक है, बढ़िया। होलोस्फीयर के लिए बता सकते हो क्या? अरे बिल्कुल बता सकता हूँ, होलोस्फीयर के लिए 2/3 हो जाएगा, तो k की वैल्यू हो जाएगी √2/3 r। ये किसके लिए? फॉर होलोस्फीयर। समझ में आ रहा है? द वैल्यू ऑफ द रेडियस ऑफ गायरेशन डिपेंड्स ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द मास डिस्ट्रीब्यूशन विद रिस्पेक्ट टू इट। ओके परफेक्ट। तो आओ इससे बेस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर ऑफ मास, ठीक है। एक बॉडी के सेंटर ऑफ मास से एक एक्सिस है, ठीक है, एक बॉडी का सेंटर ऑफ मास, सपोज ये बॉडी बनाई, उसका सेंटर ऑफ मास ये रहा, ठीक है। अब द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस एट अ डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर, इससे 12 सेंटीमीटर दूर एक एक्सिस है, ठीक है, ये रही वो एक्सिस, और ये जो डिस्टेंस है 12 सेंटीमीटर है, फ्रॉम इट सेंटर इज 13 सेंटीमीटर। मतलब 13 सेंटीमीटर का मतलब इसके अबाउट जो k की वैल्यू है वो 13 सेंटीमीटर है, यानी इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा कितना आ जाएगा, I विल बी इक्वल टू m इंटू k² होता है, सो यानी m इंटू 13 होल स्क्वायर, ठीक है सर। ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट। अब देन द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द बॉडी अबाउट अ पैरेलल एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास। तो इसके अबाउट जो एक्सिस होगी उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, I डैश कितना होगा, ये बताना है। कोई दिक्कत नहीं, बता देते हैं। यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल कर सकता हूँ। क्या मुझे एक ऐसी एक्सिस पता है जो कि सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है? हाँ जी सर बिल्कुल, वो दिख रही है I डैश। ओके, तो क्या इस I डैश और I के बीच में मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकता हूँ? बिल्कुल लगा सकते हो सर, डेफिनेटली लगा सकते हो। I डैश प्लस m इंटू d² बेसिकली आपका I के बराबर हो जाएगा। I डैश पता है मेरे को? नहीं। और I डैश का क्या निकालना मुझे? रेडियस ऑफ गायरेशन। तो I डैश को मैं काम करता हूँ, लिख लेता हूँ mk², ठीक है, प्लस m इंटू d²। d पता है क्या? डिस्टेंस पता है? हाँ जी डिस्टेंस पता है, 12 सेंटीमीटर। ओके, सो ये आ गया 12 सेंटीमीटर। ओके, इज इक्वल टू, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है? हाँ, m इंटू 13²। ओके, ये देखो लिख लिया, कितने प्यार से अच्छे तरीके से लिखा है। अब m इंटू 13², m के तो कैंसिल कर दो, और k² की वैल्यू कितनी है? देखो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, अगर देख पाओ आप लोग तो 13 स्क्वायर 12 स्क्वायर और 5 स्क्वायर पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं। 169 माइनस 144 होगा, 25 बचेगा। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 सेंटीमीटर। निकल गया। देखो रेडियस ऑफ गायरेशन ऑप्शन है क्या? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी। देखो कितना इजीली आंसर आ गया, समझ में आया? कितना इजीली आंसर आया और आप लोगों ने कितना फटाफट बता भी दिया। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आपको समझ में आने चाहिए, ठीक है। ओके सर, चलो आगे बात करते हैं टॉर्क अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस के। टॉर्क अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस क्या होता है? तो टॉर्क का रिलेशन मुझे पता है, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। टॉर्क जो होता है मेरा आर क्रॉस एफ होता है, एफ क्रॉस आर कभी मत समझना, आर क्रॉस एफ ही होता है। याद कर लो, रट लो, जो करना है कर लो। अगर आई कैप जे कैप के फॉर्म में आ जाएगा तो यू नीड टू डू द क्रॉस प्रोडक्ट वेरी क्लियरली, ठीक है। अब लेकिन टॉर्क को जरा समझने की ज़रूरत भी है, क्योंकि क्या होता है ना, देखो प्रॉब्लम कहाँ आती है फिजिक्स समझने में। फिजिक्स में देखो एक ही जगह दिक्कत आती है, इवन केमिस्ट्री में भी प्रॉब्लम होती कहाँ है, टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक कनेक्ट छूट जाता है जैसे ही चीज़ें 2 डायमेंशन से 3 डायमेंशन पे जाती हैं। समझो इस बात को, बहुत ज़रूरी है। ये बोर्ड जो है 2 डायमेंशन है, आप लोग जिस स्क्रीन पे देख रहे हो मेरे को वो भी 2 डायमेंशन है, और अब जो मैं बताने वाला हूँ टॉर्क का कॉन्सेप्ट ये 3 डायमेंशन है। जहाँ क्रॉस प्रोडक्ट आया 3 डायमेंशन का रोल आ जाता है, और 3 डायमेंशन आते ही इफ
यू कैन नॉट इमेजिन, अगर मतलब आपकी इमेजिनेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा पुअर है, आप नहीं चाहते हो इमेजिन करना या आप इमेजिन करना चाहते हो अपने मन की चीज़ें, फिजिक्स तो उसमें कतई नहीं इन्वॉल्व होता, तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो जहाँ पे भी 2 डायमेंशन से 3 डायमेंशन में चीज़ें एंटर करती हैं वहाँ प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं। बट टेंशन नहीं लेने का, इसको समझना है अपने को नॉर्मल रियल लाइफ से। रियल लाइफ से समझोगे टॉर्क फटाफट समझ में आ जाएगा। तो देखो, सबसे पहले तो एक इंसान आया, एक इंसान जैसे दिख नहीं रहा बट एक समझो एक आदमी है, ठीक है। वो आया एक हिंज के पास, ये दरवाजा है, ठीक है। दरवाजा समझ लेना भाई अगर नहीं दिख रहा तो। दिस इज अ डोर एंड दिस इज अ नॉब ऑफ द डोर एंड दीज आर द 2 हिंजेस, जो कि नॉर्मली दरवाजा जहां पे हिंज होते हैं। अब ये फोर्स कहां लगाएगा तो बताओ गेट खुलेगा। सोचो फोर्स कहां लगाएगा। तो एक फोर्स हम बोल रहे हैं, एक फोर्स उसने लगाया इस तरीके से। अब सोचो ये जो दरवाजा किस एक्सिस के अबाउट मूव होगा, ऑब्वियसली सर इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट ही होगा। अब सोचो 3 डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। एक फोर्स लगा रहा है ऊपर की डायरेक्शन में, जिसे बोलते हैं F1 फोर्स। एक फोर्स लगा रहा है इस तरीके से अंदर की तरफ, जिसे बोलते हैं F2 फोर्स। और एक फोर्स लगा रहा है ऐसे बाहर की तरफ, जिसे बोलते हैं F3 फोर्स। तुम बताओ कौन से दरवाजा खुलेगा। F2 से तो कतई नहीं खुलेगा, क्योंकि F2 फोर्स जाके देखोगे तो एक्सिस ऑफ रोटेशन को क्रॉस कर रहा है। जहां जहां एक्सिस ऑफ रोटेशन को क्रॉस कर लेगा वहां फोर्स नहीं होगा, क्योंकि यहां जो R वेक्टर, तो ये हो जाएगा नेट टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड है, दिस इज इक्वल टू R इंटू एफ परपेंडिकुलर और आइदर F इंटू R परपेंडिकुलर, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो रही है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो F2 की वजह से तो कोई टॉर्क नहीं आएगा, ठीक है। F3 की वजह से डेफिनेटली आएगा, क्योंकि अगर मान लो ये दरवाजा था, ये दरवाजा इसके अबाउट ऐसे मूव हो रहा था, तो तुमने फोर्स ऐसे लगाया, इधर लगाया, तो दरवाजा इधर लगाया तो बिल्कुल ये मूवमेंट हो गया। इधर बाहर की तरफ लगाया तो गेट बाहर निकल जाएगा। F इंटू ये जो होगा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा, तो F इंटू R ये आ जाएगा। इसकी वजह से डेफिनेटली टॉर्क होगा, इसकी वजह से कोई टॉर्क नहीं होगा। और दूसरा फोर्स आ गया F1। अब F1 के साथ देखो क्या है सीन। F1 ये रहा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिल्कुल आता है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे हो जाती है कि नेट टॉर्क 0 3 केसेस में होता है। नेट टॉर्क 0 3 केसेस में होता है। पहला केस R0 हो गया, दूसरा केस F0 हो गया, ठीक है। R0 हो गया, F0 हो गया, मतलब R0 किस केस में होगा कि जो F है R से पास हो रहा, और दूसरा केस ये हो गया कि R पैरेलल हो गया F के, मतलब बेसिकली F जो है वो पैरेलल हो गया किसके, एक्सिस ऑफ रोटेशन के। F पैरेलल हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन के। जो वही केस है, इसमें यही पॉसिबिलिटी है कि तुम दरवाजे को ऐसे ऊपर की तरफ धक्का दोगे ना तो भी दरवाजा रोटेट नहीं होता, क्योंकि उस सिनेरियो में जो F है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल हो जाता है। ये चीज समझने की जरूरी है, ठीक है। सो टॉर्क इज रिप्रेजेंटेड एज R क्रॉस F एंड दिस इज द फॉर्मुलेशन। अब सपोज एक बॉडी है जिसपे बहुत सारे फोर्सेज लग रहे हैं, तो बहुत सारे फोर्सेज लग रहे हैं, तो उस पर जो नेट टॉर्क होगा, जो नेट टॉर्क होगा वो ताउ 1 प्लस ताउ 2 प्लस ताउ 3 डॉट 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 टिल ताउ n होगा, ठीक है। सो समेशन ऑफ ऑल द ताउस विल बी द नेट टॉर्क ऑन दैट पर्टिकुलर बॉडी। ओके सर, अब न्यूटन का सेकंड लॉ जो है वो रोटेशन में कैसे वैलिड होता है, वो सिंपली इस तरीके से वैलिड होता है कि अगर याद करें न्यूटन का सेकंड लॉ क्या था फोर्स में, कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। सो यहाँ पे जो नेट टॉर्क है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। जो नेट टॉर्क है दैट इज गोइंग टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ओके सर, ठीक है, परफेक्ट। अब डेल्टा एल क्या हो जाएगा, सो डेल्टा एल वेक्टर हो जाएगा मेरा, एल की जगह मैं आई ओमेगा ले लेता हूँ, आई बाहर आ जाएगा डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी, और डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी मेरा अल्फा हो जाता है। सो यहाँ से फाइनल रिजल्ट ये निकल के आता है कि नेट टॉर्क जो है बेसिकली कितना है, आई टाइम्स अल्फा के बराबर है। और दिस इज वेरी मच सिमिलर टू व्हाट यू हैव स्टडीड इन न्यूटन सेकंड लॉ ऑल्सो, दैट इज F इज इक्वल टू m इंटू ए। सो ओवर हियर नेट टॉर्क विल बी इक्वल टू आई इंटू अल्फा, एंड इस पे बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे, इस पे बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते भी हैं, ठीक है। ओके सर, इस क्वेश्चन को फटाफट करते हैं। अ पार्टिकल विथ मास m इज प्रोजेक्टेड विथ अ वेलोसिटी v0 फ्रॉम अ पॉइंट p ऑन अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। एक हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे v वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट किया, मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। फाइंड आउट द टॉर्क अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एक्टिंग ऑन द पार्टिकल व्हेन इट इज एट द मैक्सिमम हाइट, ठीक है। इस पॉइंट के अबाउट हमें पता करना है टॉर्क कितना लग रहा है उस पार्टिकल के जब वो मैक्सिमम हाइट पे। तो भाई मैक्सिमम हाइट पे तो टॉर्क कैसे पता करोगे, जितने भी फोर्सेस हैं तो R क्रॉस F, तो यहाँ पे फोर्स कौन सा लग रहा है, mg लग रहा है, तो mg का लाइन ऑफ एक्शन ये रहा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा ये, ठीक है सर। क्या रेंज पता आप लोगों को, रेंज क्या होती है प्रोजेक्टाइल की,
हाँ जी सर, आर होती है यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा अपॉन जी। अगर नहीं पता तो फिर प्रॉब्लम है, अगर पता है तो देखो यू आंसर आ गया। रेंज एरिया टोटल इसका आधा दैट इज गोइंग टू बी और आर परपेंडिकुलर ओवर है, ठीक है। सो आर परपेंडिकुलर ये हो गया, फोर्स ये हो गया। सो बेसिकली जो टॉर्क आएगा बिकॉज ऑफ mg फोर्स दैट इज गोइंग टू बी हाउ मच, mg इनटू आर परपेंडिकुलर दैट इज r by 2, दैट मीन्स u स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा अपॉन g by 2, ठीक है। सो यहाँ से जी कैंसिल हो जाएगा और आप फाइनल आंसर बता सकते हो। अब डायरेक्शन क्या है देखो, तो इस पॉइंट के अबाउट mg किस डायरेक्शन में मूवमेंट करने की टेंडेंसी रखता है, जो मूवमेंट करने की टेंडेंसी रखता है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहलाता है। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्रॉस डायरेक्शन से। जब कभी भी क्लॉकवाइज होगा तो असल में वेक्टर का डायरेक्शन कहां होता है, इनटू द प्लेन होता है। समझ में आया? जब कभी मोशन क्लॉकवाइज है इस तरीके से, तो राइट हैंड लो, ये मेरा राइट हैंड है, ठीक है, उसकी उंगलियां इस तरीके से मूव कराओ, अंगूठा अंदर जा रहा है तो अंगूठे का डायरेक्शन दिखाता है नेट टॉर्क का डायरेक्शन। समझ में आया आप लोगों को? सो इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज मोशन में mg वेक्टर प्रोवाइड कर रहा है, तो जो फोर्स का जो नेट टॉर्क का डायरेक्शन होगा वो टूवर्ड्स इनटू द स्क्रीन होगा, और अगर इस डायरेक्शन में है तो जो वेक्टर का डायरेक्शन होगा वो आउट ऑफ द स्क्रीन होगा। आई सपोज आप सभी को ये चीज क्लियर है। तो इस तरीके से हम नेट टॉर्क बताएंगे और हमने बता दिया अबाउट मैक्सिमम हाइट, ठीक है। सो इसके साथ हम आते हैं एंड में। नाउ दिस वाज ऑब्वियसली आई सेड द फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमने बहुत सारे सेंटर ऑफ मास और कोलिजन और रोटेशन के स्टार्टिंग के कुछ टॉपिक्स समझे हैं। नेक्स्ट सेशन जो होगा हमारा और ज़्यादा बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ होगा और ज़्यादा क्वेश्चंस के साथ होगा, और इसके लास्ट वाला भी क्वेश्चंस के साथ होगा, जिससे आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी रहेगी। इन 3 सेशंस में ट्रस्ट मी आप पूरा सेंटर ऑफ मास, सिस्टम ऑफ पार्टिकल और रोटेशन समझ सकते हो, बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस और क्विक और क्रिस्प तरीके से। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू।